जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके पेट के पेपर लगे हुए हैं और आपके यूपीएसआई की भी भर्तियां आ चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, आश्वस्त कर दूं दोस्तों, जैसे ही पेट का पेपर समाप्त होता है हम यूपीएसआई के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अभी पेट का पेपर है, आपको पता है मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं क्लासेज नहीं ले पा रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको बता दें हमने इतिहास पढ़ा दिया है पेट के लिए। इतिहास के बाद दोस्तों हमने राष्ट्रीय आंदोलन करवा दिया है। उसके बाद मेरे दोस्तों आपने देखा कि अर्थव्यवस्था मैंने पूरा करा दिया है। इसके बाद साथियों अब हम करा रहे हैं संविधान, और संविधान में हमने पहला पार्ट कराया था संविधान के बारे में। ठीक है, दूसरा हमने इसकी मुख्य विशेषता कराई थी। तीसरे पार्ट में हमने करा दिया दोस्तों कि राज्य के नीति से तत्व, और चौथे पार्ट में दोस्तों हम मौलिक अधिकार देखेंगे। ठीक है, तो चौथे पार्ट में आज हम मौलिक अधिकार देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, उसके पहले बता दें कि जो बच्चे आज जुड़े हैं, हाल ही में जुड़े दोस्तों, उनके लिए बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए। देखिए यूपीएससी पेट 2025 क्लासेस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया, जा करके यहाँ से सारी क्लासेस ले सकते हैं पेट की। इसके अलावा स्टैटिक जीके पढ़ाया है। ठीक है, यूपीएसआई 2025 के एकदम अपडेटेड तरीके से जा करके आप स्टैटिक जीके की भी क्लासेस ले सकते हैं, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, करंट अफेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर जिसको चाहिए इसकी पीडीएफ वगैरह, तो उसके लिए हमारा लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट चलिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ठीक है, ऐसा लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। जैसे जाएंगे दोस्तों, लॉगिन करेंगे, हमारा ई बुक्स के नाम से हमारा ये दिख जाएगा। ठीक है, ई बुक्स वाले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और जैसे दोस्तों यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे दोस्तों कि ठीक है, ये देखिए हमारी पेट की ई बुक मिल जाएंगी। देखिए यूपीएससी पेट 2025 पीडीएफ नोट्स। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स की आपको नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ के रूप में इसको आप परचेस करके प्रिंट भी करवा सकते हैं बाहर निकलवा के अपने मोबाइल से। ठीक है दोस्तों, ये 199 रुपये का है, मगर ऑफर प्राइस में ही मैं इसे दे रहा हूँ। 111 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर मिल जाएगा 25 रुपये में मात्र दोस्तों, इन्हें बाहर निकलवा के प्रिंट करवा सकते हैं। हर एक ई बुक आप बाहर निकलवा के प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जनहित आज का दोस्तों यूपीएसआई के लिए 2017 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, लगभग 100। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक है, हिंदी की सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल ले लीजिएगा, 50 रुपये में दोस्तों, अपडेटेड है। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक जी के दोस्तों अपडेटेड ई बुक आपको मिल जाएगी 99 रुपीज़ में। ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जी के यूपी पुलिस यूपीएसआई सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारतीय इतिहास की मिल जाएगी, भारतीय भूगोल की मिल जाएगी, और संविधान की भी ई बुक मिल जाएगी यूपीएसआई लेवल की। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। या फिर हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने दोस्तों बहुत से संविधानों के, बहुत से देशों संविधानों से बहुत सी चीज़ें ली हैं। वही बात आती है जब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की, तो हमने दोस्तों अमेरिकी संविधान से लिया, यानी कहाँ से प्रेरित है दोस्तों, यूएसए से। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। ठीक है, और देखिए जो ये मौलिक अधिकार ना, इन्हें हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आपको बता दें, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों, मूल अधिकारों की संख्या जब हमारे मूल संविधान की बात करेगा तो वहां दोस्तों 7 थी, और वर्तमान में दोस्तों 6 है। ठीक है, तो कब हटाएगा, क्यों हटाएगा, कैसे हटाएगा दोस्तों, उन चीजों पे हम बातें करेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। ठीक है, इसका उदय कैसे हुआ, तो इन सब चीजों के बारे में देखते हुए फिर उसके बाद दोस्तों हम बहुत अच्छे से क्लास को इसको शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ये जान लें कि मौलिक अधिकार होता क्या है, कहां से निकला है, कैसे निकला है। ठीक है, इसका उदय कैसे हुआ। चलिए साथियों, पहली चीज हम जानते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि ये अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है समझिएगा, यह अधिकार देश में, ठीक है, लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध दोस्तों नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों ये जो सरकार की ना शक्तियों को सीमित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, सरकार पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और साथियों मूल अधिकार क्या होता है दोस्तों, ये हमें, इसके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं दोस्तों, इतना ज्यादा पावर होता है मूल अधिकारों में। ठीक है, तो आपको दोस्तों कुछ याद हो ना हो, ठीक है, कुछ भी याद होना हो, मगर आप अपने मूल अधिकारों को कम से कम जानिए। ठीक है, कि आपके मूल अधिकार हैं क्या और आपको मिलने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा, भारत, देखिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए जहां तक बात है मैग्ना कार्टा शब्द की ना, तो मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैग्ना कार्टा मतलब होता है कुछ अधिकार। ठीक है, समझिएगा, देखिए
एक समय था दोस्तों वहां जो इंग्लैंड में दोस्तों एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा जॉन। ठीक है, ये दोस्तों जनता का बहुत शोषण करता था, अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा शोषण करता था। तो याद रखेंगे एक दिन क्या होता है, यहां पर दोस्तों संघर्ष जारी होता है। ठीक है, मतलब कि राजा के खिलाफ दोस्तों आक्रोश होता है और उसे देखते हुए राजा क्या करता, अब यह आक्रोश शांत कराना है, उसके लिए दोस्तों जनता को कुछ छूट दे देता। क्या देता? छूट, है ना। और छूट देता कैसे है? लिखित रूप से दोस्तों, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। समझिएगा, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा, है ना, राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को, ठीक है, 15 जून 1215 को जारी किया गया था। ठीक है, एक लिखित घोषणा पत्र था जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था। यानी ये निरंकुश राजा था, जनता का शोषण करता था, इसीलिए दोस्तों जनता क्या हुई, एक बार दोस्तों जनता ने आक्रोश आ गया दोस्तों और इसके खिलाफ दोस्तों क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, तो इसे लगा कि हमें सत्ता में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसने कहा कि हम आपको कुछ छूट देते हैं। ठीक है, तो उसने दोस्तों इसने जो लिखित रूप से कुछ घोषणाएं की थी उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कुछ अधिकार। ठीक है, चलिए, तो यहां दोस्तों आपको मैग्ना कार्टा शब्द निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद दोस्तों मानवीय अधिकारों की घोषणा की जाती है। जब फ्रांस में क्रांति होती है तब दोस्तों मानवीय अधिकारों की घोषणा की जाती है। उसके अलावा और दोस्तों यह अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं 1791 से प्रभावित है, जो अपने यहाँ मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से दोस्तों प्रभावित है। और आपको बता दें कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी दोस्तों। इसीलिए प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों, मानव के अधिकारों का दिवस मनाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कई बार पुलिस में पूछा गया। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें हमने देख ली दोस्तों पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब देखिए भारत में इसका उदय कैसे हुआ, तो हम भारत की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भारत के बारे में जानना था। आपको बता दें कि भारत में मूल अधिकारों का उदय कैसे हुआ, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1895 में की गई थी। कब की गई साथियों? तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कब की गई? 1895 में। उसके बाद साथियों 1925 में दोस्तों एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से दोस्तों एनी बेसेंट जी ने कुछ 7 प्रकार के लगभग दोस्तों क्या अधिकार मांगे थे। क्या मांगे थे? अधिकार मांगे थे। याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट ने दोस्तों 7 प्रकार के लगभग 7 प्रकार की क्या कुछ अधिकार मांगे थे। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है, तो देखिए ये अधिकार ही क्या होता है दोस्तों? मौलिक अधिकार। ठीक है, और दोस्तों फिर इसके बाद में बात करूं तो एक दोस्तों 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता। क्या होता है? 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आपको पता है इन्हें हम क्या बोलते हैं? एकाकी, मतलब कि इन्होंने दोस्तों भारत को यूनिट किया था ना, यूनिटी मतलब कि इन्होंने भारत को जोड़ा था। ठीक है, इसीलिए इनका जन्मदिवस हम क्या होता है? एकता दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस अधिवेशन में मूल अधिकारों के संबद्ध दोस्तों प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी अपनाया गया था। जिसमें दोस्तों क्या कहा गया था? जिसमें दोस्तों धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कानून के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया था। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट भी आती है और इस रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, और आपको बता दें जब हमारा देश का संविधान बन रहा था दोस्तों, संविधान सभा में आपको पता है बहुत सारे हमने समितियां बताई थी। तो उनमें दोस्तों एक समिति थी, आपको बता दें कि संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? सरदार पटेल थे। और इसकी एक उप समिति बनी थी ना, तो समझिएगा इसकी एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी जी को बनाया गया था। तो ये चीजें आपके समझ सकते हैं। इस तरीके से हमारे देश के संविधान में आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वापस आया। ठीक है, पुनः मैं आपको दोहरा दूं कि भैया आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपके अमेरिका से प्रेरित है। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अब साथियों एक चीज और बता दूं, अगर मैं मूल अधिकारों की विशेषता की बात करूं ना तो यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछाते हैं। आपसे पूछेगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहते हैं? तो दोस्तों संरक्षक किसको कहते हैं, यानी रखवाला किसको कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं ना मूल अधिकारों के उल्लंघन पे। ठीक है, और प्रतिबंध कौन लगाएगा इस पर? दोस्तों संसद लगाएगी। क्या लगाएगी? मूल अधिकारों पर पूर्णतः प्रतिबंध कौन लगा सकती है? दोस्तों संसद लगा सकती है। ठीक है, इसको निलंबित कौन करेगा? तो साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति आपातकाल के समय दोस्तों मूल
मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं कुछ समय के लिए दोस्तों आपातकाल में। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये दोस्तों वाद्य योग है। वाद्य योग दोस्तों वाद विवाद कर सकते हैं। मान लिया दोस्तों आपसे सरकार ने इन मूल अधिकारों छीन लेना, तो आप सीधा दोस्तों उनसे पूछ सकते हैं क्यों छीना। आप इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और प्रवर्तनीय है और दोस्तों न्यायोचित है। मतलब इसके लिए दोस्तों आप न्यायालय जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह न्यायोचित है, यानी न्याय के लिए क्या है? उचित है दोस्तों। ठीक है, जब भी इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति क्या करता है? न्यायालय जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों न्यायोचित है। जैसे आपको पता नीति निदेशक तत्व, वो न्यायोचित नहीं, वो गैर न्यायोचित है दोस्तों। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय नहीं जा सकते। मगर साथियों आपके जो ये है ना मौलिक अधिकार, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर आपके पास रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा व गारंटी प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा या गारंटी कौन प्रदान करता है? तो सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि पीड़ित व्यक्ति, समझे, पीड़ित व्यक्ति का जिसके खिलाफ दोस्तों कुछ हुआ है ना, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी पीड़ित व्यक्ति दोस्तों कौन होगा? जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ होगा, वो दोस्तों सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी पहले ये नहीं कि केवल पहले सेक्शन कोर्ट में जाए फिर हाई कोर्ट में जाए, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? हमारी तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो यानी कि आपके मौलिक अधिकारों के हनन पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर के जाया जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप हाई कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट अगर ट्रांसफर करता फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इनको मतलब कोई काट सकता है, कमी कर सकते हैं, संशोधन हो सकता है? बिल्कुल भैया। देखिए स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब क्या होता है? परमानेंट नहीं है कि भैया इनको हम हटा नहीं सकते। ठीक है, देखिए ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती व कमी संशोधन अधिनियम के तहत कर सकती है दोस्तों। आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों संसद क्या कर सकती है? इनमें कटौती कम कर सकती है दोस्तों, कटौती कर सकती है ना, और कमी कर सकती है और दोस्तों जोड़ भी सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी ये स्थायी नहीं होते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको हमने बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। निलंबित मतलब क्या होगा कि जब दोस्तों आपका आपातकाल लगेगा ना, तो आपके मौलिक अधिकार दोस्तों सारे क्या होते हैं? रद्द हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कि आप उसके खिलाफ कोर्ट जाए दोस्तों। जब भी आपातकाल लगेगा मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। मगर साथियों दो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वो कभी भी रद्द नहीं होते। आर्टिकल 20 और 21 अभी हम आगे पढ़ाएंगे। तो याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी लागू रहते हैं दोस्तों। क्या कौन से? तो 20, 21, आर्टिकल 20 वाला और 21 वाला, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, 20 और 21 दोस्तों हमेशा लागू रहेंगे। ठीक, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि दोस्तों जैसे ही आपका आपातकाल लगेगा, है ना, तो आर्टिकल 19 दोस्तों आपको पता होगा वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें 6 प्रकार की और स्वतंत्रताएं होती ना दोस्तों। आर्टिकल 19 में उल्लिखित दोस्तों 6 प्रकार के मूल अधिकारों को जब युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर होगा ना, यानी कि आपातकाल देखिए 3 तरीके से लगता है: युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, है ना। तो आपको बता दें कि जब भी दोस्तों युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पे आपका क्या लगता है? आपातकाल लगता है, तो दोस्तों आर्टिकल 19 तुरंत रद्द हो जाएगा। समझिएगा, यानी कि आर्टिकल 19 तुरंत निलंबित हो जाएगा। जैसे आपको पता कि 20-21 कभी निलंबित नहीं होता ना, उसी प्रकार से जैसे दोस्तों युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 19 दोस्तों तुरंत रद्द हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा, तुरंत निलंबित हो जाएगा। इसको राष्ट्रपति करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक, तुरंत रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रखेंगे। मगर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह पर तुरंत रद्द नहीं होता, फिर दोस्तों राष्ट्रपति चाहेगा तभी निलंबित करेगा इसको। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि भैया आर्टिकल 19 जो है वो दोस्तों विदेशी आक्रमण या फिर युद्ध के आधार पे अगर आपातकाल लगता तो अपने आप से निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपको पता है 6। कौन कौन से हैं? एक है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। एक है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। फिर दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक। ठीक है, तीसरा हो गया। अब दोस्तों चौथा है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। और साथियों पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 से 30 तक। और दोस्तों 31 वाला संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। और छठा आपको बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 दोस्तों, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? हृदय या आत्मा। संविधान की हृदय या आत्मा। साथियों याद रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर भाग 12 में रख दिया गया, अनुच्छेद नंबर किसमें 300A में। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिए, जो ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया है इसको याद रखिए। देखिए कहां से हटाया गया, तो दोस्तों आर्टिकल की बात करते हैं, किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद से हटाया गया, 31 से। और कहां डाला गया है, तो 300A में डाला गया है। ठीक है, और किस भाग से हटाया गया दोस्तों, भाग 3 से हटाया गया, भाग 3 से हटाया गया। किस भाग में डाला गया, भाग 12 में डाला गया। और दोस्तों पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। अब दोस्तों क्या होगा, विधिक अधिकार हो गया है ना, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो बहुत अच्छे से आगे भाग 12 के बारे में। ठीक है, देखिए भाग 12 क्या कहता है, आपके राज्य की परिभाषा देता है। आप कहेंगे सर राज्य की परिभाषा मतलब क्या होता है। देखिए एक चीज हमने क्या बताया आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या बताया कि मौलिक अधिकार, देखिए ऐसे अधिकार ना जिनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट हम किसके खिलाफ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना आप किसी घर में घुस रहे हैं, उसको घर में घुसने के लिए मना कर रहा, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मेरा अधिकार, भैया ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि किसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कौन आपके अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसी की परिभाषा दोस्तों आर्टिकल 12 में दी गई है। आप समझ गए होंगे कि भैया किसके खिलाफ आप जाएंगे। ठीक है, यानी कि किसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जब वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। ठीक है, सबके खिलाफ नहीं जा सकते आप, कि पता लगे किसी घर में घुस गए है ना, आप कह रहे हो भैया वो रोक रहा कि मेरे घर में क्यों जा रहा हो, भैया मेरा अधिकार है कहीं भी जाने का ना, ऐसा थोड़ी ना, किसी के बेडरूम में घुस रहे हो। ठीक है, तो वो चीजें नहीं, समझिएगा। ठीक है, तो किससे किसके खिलाफ जाएंगे, पहली चीज है ना, तो राज्य की परिभाषा वही बताता है कि किससे किसके खिलाफ आप, कौन आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन, तो पहला दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार व संसद। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कानून भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है या फिर दोस्तों देश की संसद द्वारा। ठीक है, मान लिया दोस्तों समझिएगा, मान लिया कहा गया कि कल से कहा गया दोस्तों कि जो भी हैं है ना यूपी वाले हैं, वो दोस्तों दिल्ली नहीं जा पाएंगे। समझिए, मैं समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं कलम का कलर चेंज कर लूं। ठीक है, कल को दोस्तों संसद ने कानून बनाया कि जो यूपी वाले ना वो दिल्ली नहीं जा पाएंगे। तो भैया क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा तो अधिकार ना, हम तो पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं ना। तो दोस्तों ये संसद द्वारा कानून बनाएगा तो इसके खिलाफ हम चले जाएंगे ना, क्योंकि संसद द्वारा बनाएगा, भारत सरकार द्वारा बनाएगा, कोई भी कानून हो, कोई भी चीजें हो दोस्तों, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक राज्य या प्रत्येक विधानमंडल द्वारा बनाया कोई कानून, अब मान ले देखिए कानून दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र पे होता है जो दोस्तों संसद बनाती है, एक होता है विधानमंडल। जैसे कुछ कोई कानून होते हैं ना राज्य के ही होते केवल, है ना, केवल राज्य में लागू होते हैं। और वो दोस्तों आपको पता है कि राज्य में विधानसभा है ना, और विधान परिषद और राज्यपाल के जरिए बनता ना, आपको पता होगा। जैसे दोस्तों संसद होता ना, संसद हमारा होता है, उसमें कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये कानून का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से राज्य में भी आपने देखा होगा कि 3 सूचियां होती है ना, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में दोस्तों राज्य सरकार, और समर्थित सूची में दोनों। तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समझ गए ना, कि कोई संसद अगर कोई कानून बनाता है या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है दोस्तों, जो कि किसका उल्लंघन कर रही है, आपके मौलिक अधिकारों, उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। विधानमंडल मतलब आपको पता होगा कि राज्य की दोस्तों, जैसे केंद्र में संसद होती है ना, वैसे दोस्तों राज्य में क्या होती है, विधानमंडल, जिसके 3 अंग होते हैं, आपको पता होगा ना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, चलिए कोई भी पंचायतें दोस्तों, कोई पंचायत हो गई है ना, पंचायतें और नगर पालिका का होता है, ग्राम पंचायत होता है। अगर ग्राम पंचायत दोस्तों आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है ना, तो वो चीजें मान लो साथियों समझिए। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, मान लो देखिए जो प्रधान है दोस्तों, प्रधान ने कोई नल लगवाया आपके लिए ना, अब होता है कि सरकारी नल लगवाए थे, ग्राम प्रधान लगवाता है। अब ग्राम प्रधान क्या कर रहा है कि भैया इसमें आपको पानी पीने नहीं देंगे। ठीक है, कोई नल लगाया, फिर कोई तालाब, उसने दोस्तों स्विमिंग पूल बनवा दिया। मान लो समझिए ग्राम पंचायत जो इसका प्रमुख होता है दोस्तों प्रधान, उसने कोई स्विमिंग पूल बनवा दिया। अब कह रहा भैया आप नहीं जाओगे इसमें। ठीक है, तो आप भैया हम क्यों नहीं जाएंगे, आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया है और आप ये ग्राम पंचायत जरिए दोस्तों ये काम करवाए, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो इसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए पंचायतें और नगर पालिकाओं। ठीक है,
उसके अलावा दोस्तों संवैधानिक निकाय के खिलाफ आ जा सकते हैं, जैसे यूपीएससी ने कोई घपला कर दिया, या फिर इलेक्शन कमीशन ने कोई घपला कर दिया दोस्तों, कोई किसी तरीके से किसी गलत तरीके से जितवा दिया है ना, इस सब चीजों आप समझिए। इलेक्शन कमीशन यानी कि आपको पता होगा ना, तो इलेक्शन कमीशन या फिर यूपीएससी जो संवैधानिक निकाय हैं, जो संविधान में कोई निकाय हैं, उनके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, ये चीज समझिए, ठीक है। चाहे जो निकाय हो, संवैधानिक निकाय कोई भी हो, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, ठीक है। चौथा दोस्तों अगला देखते हैं, अगला सरकारी खर्चों पर चलने वाली संस्थाएं। अगर कोई ऐसी संस्था है दोस्तों जो सरकारी खर्चे पर चल रही है, यानी सरकार उसको दोस्तों फंडिंग कर रही है, सरकार उसे पैसा दे रही है, तो आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। अगर मान लिया दोस्तों, समझिए जैसे क्या कि मान लिया दोस्तों कोई होटल खोला गया, होटल है ना, होटल, और दोस्तों होटल वाला क्या है, उसको दोस्तों सरकार ने खुलवाया ना, सरकारी होटल, आप समझिए सरकारी होटल जैसे होते नहीं कि 12 रुपए में भरपेट खाना देते ना, वो आपको खाना देने से मना कर रहा है, भैया नहीं हम देंगे आपको ना, तो आपका भी तो अधिकार है भैया, है ना, आपका भी अधिकार है। तो जैसे देखिए कोई चीज अधिकार वाली चीज है ना, मान लिया कोई है ना सरकारी काम, सरकारी खर्चों पर कोई चीज चल रही संस्था, और वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही दोस्तों, तब आप वहां जा सकते हैं, इसके खिलाफ जा सकते हैं ना। वही दोस्तों सरकारी कंपनी, कोई सरकारी कंपनी है दोस्तों, ठीक, वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली कोई अन्य संस्था, देखिए भारत सरकार के अधीन काम करने वाली कोई अन्य संस्था जो अगर है दोस्तों, कोई भी अन्य संस्था जो भारत सरकार के अधीन काम कर रही है दोस्तों, उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई भी भारत सरकार द्वारा अधीन दोस्तों कोई भी अगर संस्था चल रही है दोस्तों, ठीक है, वो भी अगर आपके मौलिक अधिकार हनन करे, उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, देखिए जा रहे तो आप हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर आपका दिल करता है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट चलेगा, या फिर दोस्तों कोई न्यायालय, ठीक है, कोई न्यायालय खिलाफ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका राज्य की परिभाषा। इतने लोग अगर आपके दोस्तों किसी भी चीज का उल्लंघन करते हैं, कोई चीज आपकी ना आपके मौलिक अधिकारों दोस्तों हनन करते हैं, तो आप इनके खिलाफ चले जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दोस्तों देखते 13 नंबर। 13 का कहता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब देखिए 13 नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए बहुत ज्यादा विवाद दोस्तों आपके 13 नंबर से होता, ठीक है। क्यों दोस्तों विवाद है? तो मैं एक चीज बताऊं, 13 नंबर का मतलब क्या है कि न्यायिक समीक्षा, समझ सकते हैं इसको आप, न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यायिक समीक्षा। किसी चीज की न्यायिक समीक्षा मतलब कोई चीज गलत है या सही, उसकी समीक्षा करना दोस्तों, वो किसने बताया गया? आर्टिकल 13 में। यानी मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने के लिए, समझिए एक चीज समझिए, मान ले साथियों, देखिए आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, बहुत ही समझ में आएगा ना। मान लें दोस्तों कि सरकार ने क्या किया कि भैया कल एक नियम बना दिया, समझिए नियम बना दिया कि भैया जो भी यूपी वाले हैं वो बाहर नहीं घूमेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, किसी भी राज्य नहीं जाएंगे ना। तो भैया ऐसा थोड़ी नहीं, हमारा अधिकार ना, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा अभी हम पढ़ाएंगे आगे चलकर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कहां जाएंगे दोस्तों, कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया ऐसा थोड़ी नहीं होता कि सरकार की जो मर्जी करेगी, है ना, हमें क्यों नहीं घूमने जा रहा, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट दोनों चीजों को सुनेगा भाई, जो मतलब सरकार अपना पक्ष रखेगी, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट लगे ना कि ये दोस्तों जो आप जो नियम बनाने पूरा गलत है, तो दोस्तों उसको रद्द कर सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट बने हुए नियम जो कि किसी चीज का दोस्तों क्या करते हैं, उल्लंघन करते, तो उनको दोस्तों रद्द करने के लिए कौन से आर्टिकल प्रयोग करती है दोस्तों? आर्टिकल 13 बताएगा, ठीक है। यानी किसी चीज को ये तो एकदम में खत्म कर, देखिए मान लिया कोई कानून बनता ना, देखिए समझिए जैसे कोई कानून बना और कानून दोस्तों मान लिया पूरा गलत है ना, पूरा कानून गलत है, तो उसको पूरा गलत कर सकती है, पूरा हटा सकती है, या फिर उसका कोई पार्ट गलत है दोस्तों, उसका थोड़ा सा अल्पीकरण, मतलब उस पार्ट को केवल हटा देगी, बाकी कानून लागू रहेगा। जैसे दोस्तों 3 तलाक, आपने देखा कि 3 तलाक दोस्तों महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन था ना, आपने देखा, इसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रद्द कर दिया ना, इसको रद्द कर दिया ना, कहा गलत, वो 3 आर्टिकल 13 का प्रयोग किया, ठीक है। सबरीमाला मंदिर के साथ पता है, सबरीमाला में दोस्तों है ना भगवान अयप्पा के दोस्तों मंदिर है, तो यहाँ पे दोस्तों जाने से मना किया जाता था महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को जाने के लिए मना किया जाता था। तो दोस्तों उसके लिए महिलाओं ने दोस्तों केस जीता और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया जाना चाहिए महिलाओं को, और दोस्तों ये जीत चुकी है ना। एक आईटी एक्ट की धारा आईटी एक्ट 2000 की धारा दोस्तों 66A था, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ दोस्तों, उसके द्वारा इसको रद्द किया गया। देखिए पूरा आईटी एक्ट खत्म नहीं किया गया, केवल एक उसकी धारा दोस्तों, केवल एक उसकी धारा थी जिसके द्वारा दोस्तों प्रॉब्लम थी, और उस केवल उस धारा को नष्ट किया गया, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। देखिए एक था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दोस्तों, ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि दोस्तों यह एनए जैसी दोस्तों था, क्या था ये दोस्तों? जजों को नियुक्त करने की एक प्रथा थी ना। इसको दोस्तों देखिए जब बीजेपी गवर्नमेंट आई दोस्तों, उसने एनजेएसी एक संस्था बना दी कि दोस्तों जज जो है ना, इसके द्वारा जज नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, इसके द्वारा जज नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों। और आपको बता दें
कि इसको पूरा का पूरा, देखिए ये कोर्ट में गया है ना, और दोस्तों देखिए कोर्ट में कौन बैठे, सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठेगा, जजित बैठेंगे, उनके खिलाफ तुम बना रहे हो, उन्होंने पूरा रद्द ही कर दिया। तो इसको दोस्तों पूरा का पूरा रद्द कर दिया, समझिएगा। जो आपके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था ना, इसको पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं इस तरीके से दोस्तों, है ना। देखिए आर्टिकल 12 में क्या है, एक बार बताऊं तो मैं, तो आर्टिकल 12 में बताएगा राज्य की भरोसा, मतलब किसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और दोस्तों जिसके खिलाफ गए ना, वो कानून सही है या गलत है, उसको पूरा खत्म करना या फिर आधा खत्म करना, वो बताता है आर्टिकल 13, ठीक है। तो 12-13 समाप्त हो चुका है। देखिए आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इन चीजों को समझने में, ठीक है। अब चलिए, अब साथियों को पता है कि समता का अधिकार, अब यहां से दोस्तों आपके अधिकार शुरू हो जाएंगे। समता का अधिकार पहला है समता का अधिकार, यानी 14 से लेकर 18 तक हम समता का अधिकार देखेंगे। क्या देखेंगे, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दोस्तों, ठीक है। समझ में आएगा, बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा। देखिए आर्टिकल 14 का कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी साथियों विधि यानी कानून के समक्ष क्या है, सब बराबर है, ठीक है। कानून के सामने दोस्तों सभी क्या है, बराबर दोस्तों, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि विधि के समक्ष समता दोस्तों कहां से प्रेरित है, तो ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों एवी है ना, डायवर्सी का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों दूसरा है विधि के समान संरक्षण, संरक्षण दोस्तों अमेरिका। देखिए समता बराबरी कौन हक देते हैं, ब्रिटेन, ठीक है, वैसे दिया नहीं, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। और संरक्षण दोस्तों कौन करे, जिसके पास ताकत होगी, सबसे सबसे दोस्तों ताकतवर देश कौन सा है, अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से याद करें, संरक्षण कौन करेगा, अमेरिका करेगा। आपको पता जापान संरक्षण करता है ना, साउथ कोरिया करता है संरक्षण, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता और कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, और दोस्तों विधि के समान संरक्षण दोस्तों ये कहां लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। मगर दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी, देखिए कहा गया कि सभी लोग बराबर है ना, सबके सामने कानून का है बराबर। मगर दोस्तों आपको बता दें कि जो पीएम है या फिर सॉरी राष्ट्रपति हो गए, है ना, राज्यपाल हो गए दोस्तों, इनको पद के दौरान दोस्तों इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना, इनको पद के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ना अपवाद है, ठीक। इसका अपवाद, पहले कहा गया सब लोग बराबर है, मगर दोस्तों राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सबको दोस्तों क्या कर सकते हैं, पद के दौरान दोस्तों गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे किसी का मर्डर ही क्यों ना कर दे, ठीक है। ये चीज समझ सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 105 क्या कहता है, आर्टिकल 105 का कहता है, इसमें दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कहा गया जो एमपी है ना, वो संसद में दोस्तों, ठीक है, या फिर 194 में विधानमंडल के सदस्य होते हैं दोस्तों, एमएलए, वो दोस्तों जब उसमें भाग लेते हैं, संसद चलती है या फिर विधानमंडल चलता है, उसमें कुछ भी बोलते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये थोड़े से दोस्तों इसके अपवाद भी है आर्टिकल 14 के, ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 15 क्या कहता है समझिएगा। आर्टिकल 15 आपका कह रहा है कि धर्म, वंश, है ना, धर्म दोस्तों, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कितने आधार हैं, एक देखिए धर्म हो गया, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग और पांचवा जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी वंश के हों, आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी लिंग के हों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो, आपका जन्म स्थान कोई सा भी हो, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये बताया गया आर्टिकल 15, ठीक है। अब देखिए 15 का 2 कॉलम 2 क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। 15 के कॉलम 2 का कॉलम ए भी कुछ कहता है दोस्तों, समझिएगा। इसमें कहा गया निम्न आधार पे, निम्न आधार कौन कौन से, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे दोस्तों बता दें कि आपको कई दुकानों हो गया, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपने कोई दोस्तों सार्वजनिक रूप से जो सबके लिए हो ना, समझिएगा, कोई आप दुकान खोल लिया आपने, ठीक, आपने दुकान खोल लिया और आपने ना कहा भाई हम तुमको सामान नहीं देंगे, तो भैया आप यहां पे खोल क्यों रखे ना, तो ऐसा कोई मना नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। कि आप भैया ऐसा नहीं, देखिए आपसे या फिर कहते दोस्तों, मान लिया किसी मुस्लिम ने दुकान खोली, कहा भैया हम तुम हिंदू, तुमको हम सामान नहीं देंगे, या फिर कोई हिंदू है वो दोस्तों खोल ले, कहे मुस्लिम को सामान नहीं देंगे, तो दोस्तों ये गलत बात है ना। या फिर दोस्तों कोई ऊंची जाति का हो कहते हैं नीची जाति देंगे, या फिर कोई नीची जाति कहते हैं हम ऊंची जाति नहीं देंगे, या फिर आप पुरुष से कहते हैं महिला नहीं देंगे, तो दोस्तों ये गलत है ना। इसके आधार पे दोस्तों आपको रोका नहीं जा सकता सार्वजनिक मनोरंजन वाली चीजों पे। इसी में दोस्तों आपको पता है कि 15 के 2 का एक और भी चीजें हैं कि भैया कोई भी चीज, समझिएगा, समझ लीजिएगा, इसमें हम ज्यादा हो जाता टाइप करने में, इसलिए हम थोड़ा समझा दे रहे हैं ना, बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप समझ लो कि और चीजों को क्यों नहीं रोका जाएगा। देखिए, या फिर अगर कोई सरकार, तो समझिएगा, अगर राज्य दोस्तों पूर्णतया या फिर थोड़ा बहुत किसी से पोषित करती है, मतलब किसी पैसे देती है, और उससे दोस्तों कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या फिर सार्वजनिक स्टेडियम, पार्क, इस तरह की चीजों का कुछ बनाती है, तो उसमें दोस्तों किसी को रोका नहीं जाएगा, सबके लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी 2 में ही कहा गया, 15 के 2 में, ठीक है। अब देखिए 15 का 3 का कहता है कि राज्य के महिलाओं और
बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होते। देखिए पहले क्या कहा गया कि सभी लोग क्या है, समान है। पहले कहा गया ना कि सभी लोग क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, सब लोग समान हैं। तो भैया जब समान है तो आप महिलाओं को, बच्चों को छूट क्यों देते हैं ना, ये भी कहा जाता है फिर भैया क्यों दे रहे हो छूट। तो उसके लिए बताया गया कि आर्टिकल 15 का 3 कहता है भैया कि सरकार चाहेगी ना तो बच्चों और महिलाओं के लिए, है ना, बच्चों और महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं 15 का 4। 15 का 4 का कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, देखिए राज्य के द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, है ना, पिछड़े वर्ग एससी दोस्तों यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपबंध बना सकती है। यह अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध नहीं होगी। 29(2) में आप देखेंगे दोस्तों वहां पे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बताएगा, तो दोस्तों उसके विरुद्ध नहीं होगी। यानी कि अगर राज्य सरकार चाहती है दोस्तों जो ओबीसी हैं, है ना, पिछड़े वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं दोस्तों, इनके उत्थान के लिए कुछ काम कर सकती है। बात समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार तरीके से समझ रहे होंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों इसी का 15 का 5वां का कहता है, समझिएगा, कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, है ना, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये दोस्तों 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। यानी कि दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है ना, जो कमजोर है दोस्तों, है ना, उनके दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल है ना, वहां पे भी आरक्षण इनको मिलेगा। ठीक है, वहां पर भी दोस्तों इनको आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों ये 15 का क्लोज 5 कहता है, क्या कहता है। और दोस्तों वो स्कूल चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, हर जगह दोस्तों आपको पता है, आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभार का आपने देखा होगा कि कुछ परसेंट सीटें दोस्तों गरीबों के लिए रिजर्व होती है, जिनको दोस्तों फ्री में पढ़ाता है या फिर उनको छूट दी जाती, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, तो दोस्तों वो चीजें कही गई हैं 15 के 5 में। ठीक है, समझ गए होंगे। और दोस्तों ये 15 का 6, ये इंपॉर्टेंट है आपको। 15 का 6 का कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, आपने देखा हो ना, आर्थिक रूप से पिछड़े, है ना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, इनको भी दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दोस्तों 10% की छूट दी गई, 10% कोटा होगा। ठीक है इनका, तो दोस्तों ये चीज बताई गई है। और ये 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और देखिए ये वाला महिलाओं बच्चों वाला दोस्तों ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा दोस्तों महिलाओं बच्चों के लिए कुछ सरकार अधिकार बना सकती है दोस्तों, उत्थान के लिए कुछ बना सकती है। 15 का 3, है ना, ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई में कई बार पूछा गया। और साथ ही ये वाला, ठीक है, आपको पता है कि दोस्तों जो ओबीसी सॉरी जो आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला ना, ईडब्ल्यूएस आपको पता है 103 में संविधान संशोधन द्वारा, तो उसने पूछा है दोस्तों कि किस आर्टिकल में संशोधन करके दोस्तों ये चीज दी गई। तो आपको पता होना है कि दोस्तों 15 के 6 में और 16 के 6 में, ठीक है, 16 के 6 और 15 के 6 में संशोधन करके ये आरक्षण आपको प्रदान किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो समझ गए। देखिए 15 में क्या क्या कहा गया, एक बार दोबारा बता दें। देखिए पहला कहा गया कि भैया इन 5 आधार इन पे भेदभाव नहीं होगा, कोई दुकान है, कोई सार्वजनिक भोजन है, वहां पे जाने से किसी नहीं रोका जाएगा। और दोस्तों 15(3) कहता है, इंपॉर्टेंट है, कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए दोस्तों कोई चीज बना सकती, ये समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और दोस्तों कहा गया कि राज्य द्वारा दोस्तों SC ST या फिर OBC के लिए दोस्तों कोई विशेष उपबंध बना सकती है, वो आर्टिकल 19(2) के तहत विरुद्ध नहीं माना जाएगा। ठीक, और SC ST OBC के लिए दोस्तों आपको पता है इनके लिए दोस्तों कुछ पढ़ाई के लिए ना शैक्षणिक संस्थानों दोस्तों आरक्षण दे सकती है। ठीक है, और दोस्तों आपका नया जोड़ा गया 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा कि आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, मतलब दोस्तों किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज में दोस्तों सार्वजनिक नियोजन में, ठीक है, सबको दोस्तों बराबर का हक होगा। कोई नौकरी दोस्तों नहीं, सबका बराबर का होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से दोस्तों किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो 5 आधार है दोस्तों उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसका जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मगर दोस्तों हम 16 का 6 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको दोस्तों यहां पे डिस्कस कर दिया है। इसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं और नियुक्तों, है ना, अथवा पदों के आरक्षण हेतु दोस्तों बंद करने से नहीं रोकेगी। यानी दोस्तों अभी जैसे ईडब्ल्यूएस को दोस्तों 10% आरक्षण है ना, आपने देखा होगा, अब दोस्तों वैकेंसी शुरू है ना, तो दोस्तों वो इसमें बताएगा कि दोस्तों किसी भी राज्य के अधीन कोई वैकेंसी आती है, सेवा होता है दोस्तों नियुक्तियों में या फिर पदों के आरक्षण दोस्तों कम से कम 10%, अधिकतम 10% छूट दे सकती है ना,
अधिकतम 10% कोटा दे सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज रखेंगे। और दोस्तों आपसे कई बार पूछा गया कि दोस्तों आर्टिकल जो आपका संविधान संशोधन 103वां किया गया था जिसमें 10% आरक्षण दिया गया, उसके तहत दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल को संशोधित किया गया दोस्तों? आर्टिकल 15 में 15 का 6 और 16 का 6। ठीक है, हमने बता दिया बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं हुई होगी। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों यहां से कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि देखिए जो ये पिछड़े वर्ग में बता रहा हूं ना, इनकी पहचान क्या होती है। तो देखिए यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि भैया आर्टिकल 340 का प्रयोग करके, देखिए आर्टिकल 340 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से, अगर समाज से पिछड़े हैं या फिर शिक्षा से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है। देखिए मतलब कहा गया कि आर्टिकल 340 का प्रयोग करके राष्ट्रपति, ठीक है, शैक्षिक और सामाजिक रूप से अगर पिछड़े वर्ग की पहचान करके दोस्तों एक आयोग की स्थापना कर सकती है। और ऐसा दोस्तों एक बार आयोग बनाया गया था, काका कालेलकर आयोग। ठीक है, क्या नाम था इसका? काका कालेलकर आयोग दोस्तों। अब देखिए इसका नाम काका कालेलकर क्यों था? अब देखिए ये 29 जनवरी 1953 को बनाया गया था। ठीक है, ये पहला आयोग था पिछड़ा हुआ। देखिए ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था दोस्तों, याद रखेंगे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों कब बनाया गया? तो 1953 में। और दोस्तों प्रथम ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीएससी में पूछा गया कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। क्या नाम है? काका कालेलकर आयोग। ठीक है, 1953 याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया तो दोस्तों, इनको कहा गया कि भैया आप पिछड़ी जातियां ढूंढिए। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों 2399 जातियां शैक्षिक व सामाजिक आधार पर पिछड़ी बताई थी। ठीक है, उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि इस पर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं की गई ना, मतलब कि ये बना और इसका कोई बदलाव नहीं रखा गया। मगर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं एक फिर से आयोग बनता है, बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग, क्या? बीपी मंडल आयोग दोस्तों, मंडल कमीशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, और आपको बता दें ये बिहार के सीएम भी रहे हैं। ये बीपी जो है ना, ये बिहार के सीएम भी रहे हैं साथियों। और आपको मैं बता दूं कि जब जनता पार्टी सरकार बनती है तब दोस्तों इसका गठन क्या था ना, और जो आपके बता दें इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इन्होंने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए 3 मानकों को दोस्तों अपनाया। कौन कौन से? सामाजिक आधार पे, शैक्षिक आधार पे और आर्थिक आधार पे प्रयोग करते हुए 3743 पिछड़ी जातियां बताई और कहा कि 27% इनको आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, 27% आरक्षण दे सकते हैं दोस्तों। किसके समय गठित हुई थी ये? तो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी दोस्तों। ठीक है, इस समय पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी दल की सरकार थी। मगर साथियों को बता दें कि ये सरकार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और इस समय फिर आती इंदिरा गांधी सरकार। फिर दोस्तों इसे भी रद्द कर दिया जाता, इसको भी माना नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक चीज आपको बता दूं, एक आपसे बात पूछता है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, एक चीज याद रख लेना, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इसमें आरक्षण की बात की गई थी ना, इसमें आरक्षण की बात की गई थी दोस्तों, ओबीसी आरक्षण। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ दोस्तों, ये पूछा गया कई बार। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ दोस्तों किससे संबंधित? तो ओबीसी आरक्षण से। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, आई होप दोस्तों कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों वही बात करते हैं आर्टिकल 17 की। ठीक है, यही देखिए समानता अधिकार चला ना, तो आर्टिकल 17 क्या कहता है इसको देख लीजिएगा। देखिए आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। जैसे पहले होता नहीं था भैया कि आप नीचे जात के तो आपको छू लिया हमने तो ये बहुत वो हो गया है ना, तो उसका अंत किया गया, आर्टिकल 17 कहा गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसको जो है इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए दोस्तों 1955 में एक अधिनियम लाएगा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध बताया गया। अगर आप छुआछूत करते दोस्तों आपको दंड दिया जाएगा ना। मगर दोस्तों इस अधिनियम को बदल के, इस अधिनियम का नाम बदल कर दोस्तों अब क्या कर दिया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे छुआछूत दोस्तों ये किसमें है? 17 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका दोस्तों आर्टिकल 18 देखते हैं, उपाधियों का अंत। अब देखिए उपाधियों का अंत क्या होता है साथियों, ये समझिएगा। उपाधियों का अंत, देखिए उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है कि दोस्तों राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु दोस्तों शैक्षिक व सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं। देखिए इसमें कहा गया है साथियों, समझिए, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, उसको दोस्तों मान लिया भारत रत्न मिला, भारत रत्न है ना, भारत रत्न दिया गया है, साथियों वो आप नाम के आगे भारत रत्न लिखवा नहीं सकता। ठीक है, आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, वो ये नहीं लिखवाते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका मना किया गया है। और दूसरी चीज याद रखेंगे कि कोई भी अगर भारतीय नागरिक विदेश जाता है ना, तो बिना दोस्तों राष्ट्रपति की इजाजत से कोई भी दोस्तों सम्मान, कोई भी उपाधि नहीं लेगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि राज्य सरकार कोई उपाधि नहीं देगी। उपाधि मतलब जानते हैं, जैसे पहले क्या होता दोस्तों, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, किसी
को राजा को उपाधि दे दी भैया। अब राजा, राय बहादुर, ठीक है, नाइटहुड, सुल्तान, सर, महाराज, इन सब ऐसी उपाधियां नहीं दी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे सर हम तो देखे राजा हमारे गांव में है, भैया राजा नाम रख दिए होंगे ना, उनके माता पिता नाम रख दिए होंगे, वैसे राजा है नहीं, उनके पास कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो राजा मतलब नाम रख सकते भैया, कोई उपाधि नहीं देगा। पहले आपको पता ना कि देखिए आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि मिली है ना, सुल्तान के सर की उपाधि जाती थी, सुल्तान की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज देते थे ना। ऐसा दोस्तों सरकार कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। ये चीज आके अब देखिए सरकार दे क्या सकती है, तो मिलिट्री दोस्तों, कर्नल, जनरल, ऐसी चीजें देगी, या फिर अकादमी वाले अवार्ड दे सकती है, जो से प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, लेक्चरर हो गए, है ना। ये चीजें आप समझ सकते हैं। शिक्षा और सैन्य संबंधी आप इन चीजों को दोस्तों आप इनका यूज कर सकते हैं, मतलब नाम के आगे भी नहीं लगा सकते। आपको पद्मश्री मिला ना, तो पद्मश्री कंगना रनावत नहीं लगा सकते आप, ठीक है। बहुत बड़ी दिक्कत है, क्यों दोस्तों, ये चीज आप नहीं लगा सकते, ठीक। आपके खिलाफ दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ये बहुत गलत है, ठीक है। अब इसे आप समझिए, आप कहेंगे सर कि हमने देखा दोस्तों कि जो लोग पुलिस में जाते हैं ना, तो गाड़ी के आगे पीछे चारों तरफ लिखवा के पुलिस घूमते हैं। भैया वो घूम सकते हैं, क्यों घूम सकते? देखिए वैसे तो दोस्तों नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है, मगर दोस्तों वो उनकी मेहनत की कमाई है, ठीक है। पुलिस बने अपनी मेहनत से बने, किसी ने दिया नहीं उनको, ठीक है, वो अपनी मेहनत से बने हैं, शिक्षा ग्रहण की है। अब से आप भी, आपने बीए लिखा है ना, बीए कर रखा, बीए, तो आप शिक्षा संबंधी उपाधि लगा लीजिए, बीए करके आप अपना नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपको पता है डॉक्टर लगा लेते हैं, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर की डिग्री के लिए रखी होती है, डॉक्टर लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों ये शिक्षा संबंधी है ना। तो हमने बताया शैक्षणिक और सैन्य संबंधी उपाधियां दी जा सकती हैं, उनको आप प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखवा सकते हैं। मगर साथियों भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब देखिए ऐसी चीजें बताई गई, ठीक। और देखिए एक चीज और बता दें दोबारा कि इसी आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी विदेशी विदेश जाएगा बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी दोस्तों कोई भी उपाधि विदेश से नहीं लेगा, किसी भी देश से नहीं लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और ये देखिए केवल शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि का नाम के आदि और अंत में लगाने की अनुमति है, यानी कि नाम के पहले आप शिक्षा संबंधी या फिर सेना संबंधी चाहे पहले लगा लो चाहे बाद में, आप कर्नल करके अपना नाम लगा सकते हैं अगर कर्नल हो, है ना। डीएम लगा सकते हैं, है ना। और दोस्तों डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, ठीक है, आरजे लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसको आपने खुद से कमाया। शिक्षा संबंधी, सेना संबंधी, है ना, पुलिस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, लगाइए। मगर साथियों आपको जो चीजें सरकार देती ना वो उनको आप लगा नहीं सकते, चाहे आपका दोस्तों हमने बताया ना भारत रत्न हो गया, है ना, पद्मश्री होगा, पद्म भूषण, ये सब चीजें आप लगा नहीं सकते दोस्तों, ठीक है, ना ही नाम के आगे ना ही नाम के पीछे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा जो हमने अभी तक दोस्तों कराया है। आपको हमने देखिए 12 से पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 18 तक, ठीक है। तो आपका ये कौन सा अधिकार था दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार दोस्तों 14 से 18 तक बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता अभी वर्तमान में है, जिनमें से दोस्तों हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी दूसरा आपका अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इसमें आपका आर्टिकल 19 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करता हूं ना, तो इसमें क्या है, तो आप बताएंगे सर वाक्य की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, समझ सकते हैं कि वाक्य की स्वतंत्रता, ठीक है, इसमें दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं जो ये है ना, इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार भी शामिल हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। आपको बताते हैं कि पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, ठीक है, पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, परंतु दोस्तों वर्तमान में अब कितनी 6 बची हैं, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों एक बता दें आपको, एक जो हटाया गया है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों हटा दिया गया, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो वो चीजें देखिए 9 का है। अब देखिए अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, ठीक है। 19(1) का ए देखिए 19(1) में दोस्तों, ठीक है, 19(1) का क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। समझिए वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों बहुत बार पूछता है ये चीजें, देखिए। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों बहुत सी चीजें आएंगी, क्या आ जाएंगी इसके अंतर्गत साथियों, मैं आपको बता दूं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों बहुत चीजें सम्मिलित। जैसे मैं बता दूं आपका कि शांति का अधिकार, आप शांति से रह सकते हैं ना, शांति का अधिकार, ठीक है, मतलब कि आप दोस्तों शांत से रह सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस आर्टिकल, देखिए जो ये कानून वाले होते हैं, सॉरी जो ये पत्रकार होते हैं ना, वो किसका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल तहत ज्यादा बोल जाते हैं दोस्तों, इसी के तहत है ना, आर्टिकल 19(a) के 1 के तहत, है ना, 19(1) के ए के तहत, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता हो गई। और दोस्तों व्यापारिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, जो व्यापारिक विज्ञापन करते हैं, फोन टेपरिंग के विरुद्ध अधिकार जो दोस्तों इसी द्वारा है ना। और आप बताते हैं कि इसके अंतर्गत दोस्तों
आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, कि किसी अखबार को पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध आप किसी अखबार को प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार दोस्तों इसी के तहत है, समझिएगा, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार इसी तहत है। मगर दोस्तों आपको बता दें कि हड़ताल का अधिकार नहीं, आप हड़ताल नहीं कर सकते दोस्तों, प्रदर्शन और विरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों, इससे कई चीजें इसमें छिपी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों पूछा है बहुत बार, कई बार पूछता है। प्रेस स्वतंत्रता तो आप बता दें 19 आर्टिकल 19 में प्रेस स्वतंत्रता है, अगर उसमें भी दोस्तों तो आप बता दें आर्टिकल 19(1) का, ठीक है। आप दोस्तों को बता दें कि इसी में दोस्तों वाक के अंतर्गत ना मौन रहने का अधिकार है, किसी से कुछ पूछने का अधिकार है, ठीक है। और दोस्तों आपको देखते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कभी जो जनता होती है दोस्तों आक्रोश में प्रधानमंत्री का पुतला फूंक देती है या राष्ट्रपति का पुतला फूंक देती है ना, तो वो भी दोस्तों इसी के अंतर्गत अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा आप, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कहता है, अब 19 में देखिए 6 हैं, अभी वर्तमान में 6 है ना, तो दूसरा क्या कहता है, शांतिपूर्ण सशस्त्र रहित, है ना, शस्त्र रहित दोस्तों सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप दोस्तों शांतिपूर्ण से शस्त्र रहित मतलब कोई शस्त्र ना ले जाके एक सभा बटोर सकते हैं, सभा बनाने सम्मेलन मतलब वो दोस्तों कई लोगों को इकट्ठा करके ना सम्मेलन, है ना, कहते हैं सभा, सम्मेलन में जा रहे हैं ना, तो दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन बना सकते हैं ना, तो वो चीजें। अब देखिए 19 का 1 का सी क्या कहता है कि समूह या संघ, समूह या संघ दोस्तों या सहकारी समिति, देखिए सहकारी समिति दोस्तों ये शब्द जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन, ये शब्द बाद में जोड़ा गया, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन में दोस्तों यहाँ पे सहकारी समिति भी जोड़ दी गई, ठीक है। तो आपकी बनाने स्वतंत्रता, यानी दोस्तों कोई समूह बना सकते हो आप, संगठन बना सकते हो, इसकी स्वतंत्रता भी आपको दी गई है, ठीक है। चलिए अब 1 का डी क्या कहता है, 19 का डी कहता है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में दोस्तों अबाध मतलब बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं, कहीं भी दोस्तों आप संचरण कर सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हो। आपको दोस्तों जाना है तमिलनाडु घूमने, आप जा सकते, कोई नहीं रोकेगा, है ना, त्रिपुरा जाना जा सकते दोस्तों, जम्मू कश्मीर जाना जा सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो वो आपका 1D कहता है, ठीक है। अब देखिए किसी भी भाग में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी भाग में आप रह सकते हैं, मतलब भारत के किसी भी भाग में आप दोस्तों यूपी के हैं, दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली में रहिए, निवास करिए, बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझ रहे हैं कि 1 का ई कहता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप कहीं निवास करने के बाद दोस्तों अगर आप कहीं संपत्ति खरीदना चाहते हैं ना, तो संपत्ति खरीद सकते हैं ना, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों यहां से हटा दिएगा, ये देखिए जो खरीदने वाली है ना, ये चीज समझिएगा, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको हटा दिया गया। तो 1 का एफ दोस्तों जो है 19(1) का एफ दोस्तों ये हटा दिया गया, ठीक है। तो अब आपके 6 ही बचे। और दोस्तों लास्ट क्या कहता है, 1G का कहता है कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, समझिएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ऐसा नहीं दोस्तों भारत, देखिए किसी को कुछ कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, एक समझाने में बता रहा हूं। जैसे मान लिया कोई दोस्तों नाई है ना, क्या है, नाई है, अब उसका व्यवसाय जरूरी नहीं कि वो दोस्तों बाल ही काटे, ठीक है, बच्चों के, है ना, बाल काटे, ठीक है, वो दोस्तों कोई भी पेशा को मतलब ग्रहण कर सकता, कोई भी काम कर सकता, जरूरी नहीं कि वो बाल ही काटे। जैसे एक धोबी है दोस्तों, धोबी का वैसे दोस्तों व्यवसाय क्या होता है, कपड़ा धुलना, मगर दोस्तों ये चीजें ना करके वो और भी कोई पेशा कर सकता, और भी कोई चीजें कर सकता। तो ये चीज आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपके ये क्या है 6 अधिकार। चलिए एक बार दोबारा दोहरा देते हैं, देखिए सिंपल सी बात बोले तो देखिए 19 का सॉरी ए क्या कहता है, तो ए कहता है अभिव्यक्ति, कोई भी चीज आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना। दूसरा क्या कहता है दोस्तों, अब देखिए बोलेंगे तो क्या होगा, आप अच्छा बोलते हैं दोस्तों, सभा बटुरेगी, तो दूसरे में याद रखेंगे सभा, अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो दूसरे में क्या सभा बटुर जाएगी। अब सभा बटुर गई ना तो आप संगठन बना लेंगे दोस्तों, उसका संगठन बना लेंगे ना, संगठन बना लेंगे। अब देखिए संगठन बन गया ना, तो संगठन बनने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों कि पूरे देश में घूमोगे संगठन लेके, ठीक है, संगठन लेके क्या करोगे, पूरे देश में भ्रमण करोगे, यानी किसी भी राज्य क्षेत्र में आबाद है ना, तो संगठन अगर बन गया आपका तो भ्रमण करने का आप सोचेंगे, पूरे देश में चलते आपको दिखाते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। अब देखिए आप भ्रमण कर रहे हैं तो आपको पता कहीं ना कहीं जैसे आप कहीं गए थक जाएंगे, कहीं ना कहीं निवास करेंगे ना, दोस्तों आपको पता है कि कहीं ना कहीं निवास करेंगे, अभी बस जाएंगे भैया चलो दिल्ली गए, अब चलो यही थोड़ा रुक जाते हैं ना, तो यहाँ याद रखेंगे बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, बसने या निवास करने के, वही निवास करो। अब देखिए निवास करोगे तो आपको जमीन लेनी पड़ेगी, जमीन तो याद रखेंगे संपत्ति लेनी पड़ेगी, संपत्ति का अधिकार उससे हटा देगा, मगर याद कर लेंगे क्रम में, है ना। अब देखिए संपत्ति ले ली, अब भैया संपत्ति ले लिया तो भाई घर खरीदा, उसके लिए दोस्तों आपको किस्त भी चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कोई व्यवसाय करना पड़ेगा, हाँ। एक क्रम में इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि भैया पहले हम कुछ बोलेंगे, अच्छा लगेगा लोगों को, सभा उठेगी, सभा उठेगी, हम संगठन बना लेंगे, अब संगठन बन गया तो पूरे देश में हम घूमेंगे, ठीक है, यानी संचरण करेंगे। अब घूमेंगे कहीं ना कहीं थक जाएंगे दोस्तों, कहीं निवास करने सोचेंगे या फिर दोस्तों बस जाने सोचेंगे, तो बस गए दोस्तों, बसने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, वहीं पे दोस्तों हम सोचेंगे हमारा घर हो जाए, संपत्ति खरीदने की कोशिश करेंगे। जब संपत्ति खरीद लेंगे ना, तो संपत्ति देखिए आप ये तो हटा दिया गया, मगर याद रखिएगा एक क्रम से ना,
अब दोस्तों संपत्ति खरीद लेंगे तो उसके बाद दोस्तों उसके पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, यानी किस्त भरनी पड़ेगी, इसके लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो चीजें आप एक क्रम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका 19, समझिएगा 19(1) है ना, 19(1) में कहा गया। अब देखिए 19(2) में कुछ कहा गया है, उसको भी ध्यान लीजिएगा, हम बता देते हैं, इसको लिखने का आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है ना। तो 19 देखिए 19(2) में क्या कहा गया दोस्तों। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको ये सब चीजों पे छुट्टी मिले, मतलब कि छूट मिलेगी, आप कहीं भी मर्जी से, मतलब देखिए अधिकार तो है, मगर इस पे दोस्तों क्या कहा गया है कि जो सरकार है ना वो युक्ति युक्त निर्बंध, मतलब कि इस पे प्रबंध भी लगा सकती है। जैसे कि कभी मान लिया आपको बोलने स्वतंत्रता है, मगर दोस्तों ऐसी चीजें मत बोलिए कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पे आंच आए, ठीक है। अगर आप भारत के खिलाफ बोलते हैं जिससे दोस्तों भारत के टूटने डर है, उसका संप्रभु होने डर है, तो दोस्तों आपके ये चीजें छीनी जा सकती है, ठीक है। दूसरा दोस्तों राज्य की सुरक्षा, अगर राज्य की सुरक्षा से लेकर के कोई मुद्दा है तब आप नहीं बोल सकते। लोक व्यवस्था में दोस्तों आप बाधा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। न्यायालय की अवमानना, अगर न्यायालय कोई चीज कहती है दोस्तों उसको नहीं कर सकते हैं। उद्दीपन है ना, अपराध उद्दीपन किसी को दोस्तों प्रेरणा नहीं सकते हैं, गलत चीजें, मानहानि, शिष्टाचार, इन माध्यमों दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, इस पे प्रबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। देखिए वैसे तो इनको पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, मगर आपको कुछ चीजें मतलब कि उसको संक्षिप्त में जाननी है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ऐसे समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के दो सिद्धि का अधिकार। एक चीज समझिएगा, अपराधों पे दो सिद्धि का अधिकार। देखिए हमने बताया था कि दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होते। एक क्या है दोस्तों, आर्टिकल 20, और एक अभी इसके आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 21। ये दोनों के दोनों कभी भी दोस्तों, क्या कभी भी दोस्तों आपके ये रद्द नहीं होंगे, इन पे कोई भी दोस्तों प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों हम कहते हैं तो इनको दोस्तों समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बिल्कुल से समझेंगे। चलिए अब आर्टिकल 20 क्या कहता है साथियों, अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में अधिकार। देखिए अब दोस्तों ऐसा कुछ भी कोई कानून हो, देखिए इसमें तीन चीजें आपको बताई गई, क्या तीन चीजें बताई गई हैं, उनके बारे में आप समझ लीजिए एकदम। मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इनको आपको समझने में आसानी, इसलिए मैंने दोस्तों इसको 3 लाइनों में लिखा है। 3 चीजें मुश्किल से इसमें बताई गई हैं। पहला क्या है कि अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा। देखिए समझिए इसका मतलब क्या है, मान लो साथियों आज आपने कोई काम किया, आज आपने कोई काम किया, मान लिया आज आपने कोई मर्डर कर दिया। देखिए करना मत, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। मर्डर कर दिया दोस्तों, और आज आपके देखिए आज आपने मर्डर किया और आज तक दोस्तों कोई कानून था, ठीक है, कि आपको मर्डर करने के लिए 1 साल की सजा मिलेगी, 1 साल की सजा मिलेगी, ठीक है, 1 साल की सजा मिलेगी। अब देखिए आज आपने मर्डर किया, आज क्या कानून में था कि आज मतलब कि मर्डर करने की सजा 1 साल की होगी ना। अब देखिए आपका केस बहुत दिन से चल रहा, अब मान लिया दोस्तों 15 दिन बाद या 20 दिन बाद एक नियम आता है कि भैया जो भी मर्डर करेगा ना उसको दोस्तों फांसी दी जाएगी, ठीक है, फांसी दी जाएगी। तो साथियों ऐसा नहीं कि आपको फांसी दे दी जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए फांसी वाली सजा दोस्तों बाद में, और मर्डर हमने पहले किया था कि जिस दिन से आप वो काम करेंगे दोस्तों उसी के समय की सजा के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि भैया मर्डर आपने 6 महीने पहले किया था और आज पास हुआ है कि भैया आज से जो मर्डर करेगा, मतलब आज आ गया कि मर्डर की जुल्म जो है फांसी है, तो भैया आपको फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने जब अपराध किया था तब उसका दोस्तों जो दंड था वो मृत्युदंड नहीं, वो 1 साल सजा थी। तो समझ गए कि मतलब अपराध के समय के कानून के हिसाब से ही सजा आपको दी जाएगी। ये 22 में कहा गया, ठीक है। और क्या कहा गया कि एक अपराध के लिए एक ही सजा। क्या, एक अपराध के लिए एक ही सजा, ऐसा समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि मान लिया साथियों आपने कोई काम किया, मान लिया आपने किसी को मार दिया, है ना, मार दिया मतलब मर्डर कर दिया, समझिएगा, करना मत ऐसा ना। तो आपने किसी का मर्डर कर दिया। अब दोस्तों आपका केस कहां गया, आपका केस गया दोस्तों कहां गया, निचली अदालत में ना। निचली अदालत में दोस्तों आपको पता है आपके जिला में, ठीक है, निचली अदालत में। अब दोस्तों निचली अदालत ने आपको सजा सुना दी भैया 2 साल की सजा, ठीक है, 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, 2 साल की सजा हो गई, आपने सजा काट दिया। तो अब इसका मतलब नहीं कि ये देखिए अब उसको संतुष्ट ना हो, कहे भैया अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। फिर हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा भैया 5 साल की सजा आप फिर काटिए। फिर दोस्तों यहां से भरी हुआ, फिर दोस्तों वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 4 साल की सजा और काटिए। तो ऐसा नहीं, मतलब एक चीज की सजा दोस्तों एक ही बार मिलेगी। अगर आप एक बार काट देते फिर दोस्तों उस पर दोबारा कोई सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। देखिए कभी भी दोस्तों ये वाली सजा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। जैसे आप देखते दोस्तों पुलिस वालों, जैसे पुलिस वाले पकड़ जाते ना, आपको पकड़ ले जाएंगे और आपको इतना मारेंगे ना
आप अगर मर्डर नहीं भी किए होंगे ना तो कहें साहब हम किए हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मार के डर से। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं दिलवा सकता दोस्तों। और आपको बता दें कि पुलिस द्वारा ली गई गवाही मान्य नहीं होती दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर आपको पकड़ के पुलिस ले जाती है ना, देखिए मैं बताता हूं, पकड़ के पुलिस ले आती है, आपको मारती है, आप कबूल कर लो भैया हम ही ने मारा, ठीक है, और आप देखिए वो चीजें वो रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए जब आप जज के पास जाते हैं ना तो वहां बोल दीजिए सर कि हमको इन्होंने बहुत मारा इसलिए हमने कबूल लिया, अन्यथा हमने ये काम नहीं किया है ना। तो यानी कि आपको गवाही के विरुद्ध, अपने विरुद्ध है ना, कि भैया आप खुद बताओ कि अपने विरुद्ध कि हाँ हमने मर्डर किया, ऐसा कोई भी बात नहीं कर सकता दोस्तों कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दें, ठीक है। चलिए तो ये 3 चीजें इसमें मेन रूप से हैं। और आपको बता दें कि यह भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों प्राप्त है, यह अधिकार जो है भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, ठीक है, और यह आपातकाल में भी लागू रहता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि पुलिस के सामने वाली गवाही मानी नहीं जाती, आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों। इसमें बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है, मैं आपको अगर गिनाना बैठूंगा ना तो आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हमने इसलिए लिखा भी नहीं है। और दोस्तों ये आपातकाल में लागू होगा। देखिए हमने बताया ना आर्टिकल 20 दो सिद्धिक अधिकार और दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, ये दोनों दोस्तों आपातकाल में भी लागू होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत मैं बताऊं आपको क्या क्या आएगा, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार है ना, आश्रय का अधिकार, सुनवाई का अधिकार है ना, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सोने का अधिकार। आप कहेंगे सर सोने का अधिकार, हाँ बिल्कुल, निजता का आधार, निजता का आधार यानी प्राइवेसी का अधिकार है ना, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार है ना, आपको पता आरटीई है ना, इस तरह दोस्तों त्वरित कार्यवाही का अधिकार है ना। उसके अलावा हथकड़ी लगाने के, यानी आपको हथकड़ी लगा के कोई नहीं ले आ सकता ना, उसके प्रति आपका अधिकार है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इस चीजें मतलब बहुत सी चीजें, कम से कम इसमें दोस्तों आपको 50 अधिकार ऐसे मिलेंगे जो कि इससे संबंधित अधिकार आप अपने आपके किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 21 में। बहुत लंबा है दोस्तों, इसके बारे में देखिए ज्यादा आपको बताने की मैं कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको बहुत लंबा ले जाएगा, ठीक है। तो बस जो चीजें हैं आपको ये याद रखना है कि कोई भी अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है दोस्तों सब इसी में है, ठीक है। किस में है? इसी में। देखिए आपको गरिमापूर्ण मरने का अधिकार भी है ना, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आप बिल्कुल समझिएगा। तो इन पे देखिए जिससे हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, आपको हथकड़ी लगा के, जैसे हथकड़ी लगा के नहीं ले जा सकती, उसको दोस्तों वहां से मतलब लेना होगा, ठीक है, परमिशन लेगा तभी आपको लेके जा सकती है ना। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, समझिए इस तरह से बहुत सी चीजें, ठीक है। निजता का अधिकार, आपको पता है कि दोस्तों पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ ना, इसमें दोस्तों निजता का अधिकार बताएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो जो सारे अधिकार होते हैं अधिकतर दोस्तों इसी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 21A दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A, ठीक है। 21 से याद देखिए ए लगा, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया मेरे साथियों? याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल 21। आपको बता दें कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के तहत दोस्तों इसको मौलिक अधिकार दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ठीक है। एक था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य दोस्तों, उसके तहत दोस्तों शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार तो है, परंतु दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये चीजें जोड़ी गई कब? 21A में जोड़ी गई दोस्तों, ठीक है। कब जोड़ी गई? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। आपको याद होगा कि मौलिक कर्तव्य भी दोस्तों 11वां जोड़ा गया था ना इसी दिन, याद रखेंगे ना, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और आपको बता दूं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। और आपको बता दें देखिए इसी के तहत दोस्तों एक एक्ट लाया गया, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना। कब दोस्तों? 2009, शिक्षा का अधिकार 2009 लाया गया, जिसको मंजूरी दोस्तों 26 अगस्त 2009 को मिलती है और लागू कब कहता है? 1 अप्रैल 2010 से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता। तो 21A के तहत दोस्तों ये चीजें लाई गई हैं, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ये चीजें ना आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों 22 नंबर क्या है? 22 नंबर क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में कहा था दोस्तों गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। दोस्तों आपको निरोध मतलब देखिए निवारक निरोधक जिसको बोलते हैं ना, निवारक निरोध, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताते हैं ये होते क्या है, निरोध क्या है ना, इनके बारे में बताते हैं। देखिए क्या होता है कि आर्टिकल 22 से कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये मैं आपको आराम से मतलब कि इसको आपको हम बेसिक तरीके से बताना चाह रहा हूं। पहला है गिरफ्तारी का कारण, ठीक है, क्या? गिरफ्तारी कारण।
ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है गिरफ्तारी करना। मान लिया दोस्तों आपको पुलिस गिरफ्तार करने आई ना, तो आप उससे पूछे भैया काहे लिए गिरफ्तार कर, आप उनसे कारण पूछ सकते हैं ना। जैसे कहते हैं ना फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई गिरफ्तार करने आता है ना पुलिस, तो कहते हैं वारंट लाया हो पुलिस साहब, साहब जी वारंट लाया हो, तो पुलिस वाले खिसिया के चले आते हैं ना। तो वही चीज दोस्तों उन्होंने आर्टिकल 22 के तहत दोस्तों पूछा कि गिरफ्तारी कारण, आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं काहे लिए कर रहे हैं, कोई वारंट दिखाओ ना, कोई कारण तो बताओ। ठीक है, अब दोस्तों समझिए दूसरा क्या है। देखिए अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, तो 24 घंटे के भीतर भीतर दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेगा वो। ठीक है, ये आजार करेगा। और देखिए 24 घंटे में दोस्तों यात्रा, ठीक, यात्रा की जो समय होता है और छुट्टी समय को काट के, ठीक है, तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ये चीज देखिए समझिएगा, ये आपके क्या है अधिकार हैं। और मनपसंद का वकील लेने की सलाह, यानी कि आप जो है अपने मनपसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं, इससे आपको रोका नहीं जाएगा। तो 3 प्रकार के ये अधिकार आपको आर्टिकल 22 के तहत दिए गए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये निरोध क्या है ना, तो निवारक निरोध क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, निवारक निरोध। समझिए अब देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में बताने वाला। देखिए निवारक निरोध समझिएगा, किसी व्यक्ति को नजरबंद करके संभावित अपराध को रोकना। जैसे समझिएगा, जैसे कभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन होते, समझिएगा कोई इलेक्शन हो रहा है ना, कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, चुनाव हो रहे हैं प्रधानी के। देखिए कुछ लोगों को दोस्तों शंका होती है ये है ना, तो यहां पे दोस्तों ये जो है अपराध जरूर करेंगे, मतलब अपराध कर देंगे या हिंसा बढ़ा देंगे या कहो 2 गुटों में लड़ाई करवा दोस्तों, तो पुलिस क्या करेगी, उनको पहले ही दोस्तों उठा ले जाएगी, है ना। एक हिसाब से इनको नजरबंद कर सकते हैं, ठीक है, उनको उठा ले जाएगी, है ना, पब्लिक से, है ना, समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, निवारक निरोध, मतलब कि किसी चीज की शंका होने से पहले ही किसी चीज को उठा लेना। ठीक है, आपको याद होगा, अब आपको देखिए ये याद होगा, देखिए जब आपको पता है ना, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया जा रहा था ना, तब आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती हो गई, फारूक अब्दुल्ला हो गए, इन सबको दोस्तों नजरबंद कर दिया गया था ना धारा 370, कुछ याद आया है ना। तो दोस्तों इन सबको क्यों, देखिए इनको दोस्तों आपको पता नजरबंद किया, क्यों किया गया था, इनको पता था कि भाई अगर धारा 370 हटेगा ना, तो ये अपने आग जरूर बोलेंगे, ठीक है, अपने मुंह से गलत शब्द जरूर बोलेंगे, जिससे दोस्तों वहां की जनता भड़केगी, वहां दोस्तों बहुत बड़ा क्या हो सकता है दोस्तों, आतंक की तरीके से कुछ, मतलब कि अपराध हो सकते हैं ना, लोग आपस में भिड़ जाएंगे, ठीक, इनके बोलने से। तो इसलिए दोस्तों इनको पहले ही नजरबंद कर दिया गया ना, तो आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही देख सकते हैं। ठीक है, निवारक निरोध का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को नजरबंद करके संभावित आने वाले जो समय में जो अपराध हो रहे हैं उनको रोक देना। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये कब होता है, तो मात्र संदेह के आधार पर किसी को हिरासत में ले लेना। ठीक है, संदेह केवल है कि ये गलत करेगा ना, अथवा दोस्तों अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को नजरबंद कर देना, यही क्या होता है, निवारक निरोध कहलाता है। अब देखिए कब कितने दिन के लिए हो सकती है, आपको बताते हैं कि निवारक निरोध दोस्तों एक बार में 3 महीने ज्यादा नहीं दे सकते किसी को। देखिए 3 माह तक किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है, देखिए किसी को भी अधिकतम दोस्तों 3 महीने तक। अब देखिए आप कहेंगे सर कि जो महबूबा मुफ्ती इनको कई दिन तक रखा था, 3 महीने ज्यादा। हाँ देखिए अब दोस्तों समझिए, अगर 3 महीने ज्यादा रखना ना, तो 3 माह से अधिक समय के लिए बंदी बनाने है दोस्तों न्यायिक समिति द्वारा अनुशंसा आवश्यक होगी, कि न्यायिक समिति से दोस्तों आपको परमिशन लेनी होगी। अगर दोस्तों और ज्यादा करना है तो दोस्तों ये चीजें देखिए, ये जो हक है ना, ये जो चीजें है ना, ये संसद के पास होती है। अब देखिए संसद चाहे ना जो 3 महीना ना, इसको दोस्तों बढ़ा भी सकती है। देखिए संसद विधि द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण अपने आप से कर सकती है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए जो कुछ कानून है, निवारक निरोध संबंधी कानून बनाए गए थे, आपको पता होना चाहिए, तो इनके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर दूं। वैसे बेसिक चीजें मैं बता दूंगा, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जैसे दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, क्या दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, साथियों ये चीज आपको पता होगा कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम दोस्तों ये 1971 में आया था। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मीसा, MISA, क्या बोलते हैं, MISA 1971 में लाया गया था। ठीक है, और आपको बता दें ये कब लाया गया था दोस्तों, ये दोस्तों युद्ध के समय ना, तत्कालिक परिस्थितियां थी जब दोस्तों युद्ध हो रहा था हमारा, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, और देश की एकता अखंडता को दोस्तों देखते हुए चीजें लाई गई थी। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका दुरुपयोग किया था, इसका दुरुपयोग किया गया 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी लगा के। ठीक है, इसलिए दोस्तों फिर इसको दोस्तों जब से दोबारा दोस्तों जनता पार्टी सरकार आती है 1978 में इसको रद्द कर देती है, समझ गए। उसके बाद दोस्तों रासुका बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, आप कहते हैं रासुका लग जाएगा, आप देखे होंगे किसको, योगी आदित्यनाथ को सुनते होंगे, कहेंगे इन पे रासुका लगाओ। जैसे आपने सोचा होगा, सुना होगा ना, जब कोरोना आया था तो जो इंजेक्शन लगाने जाते थे या फिर टीका लगाने जाते थे, उनको लोग पथराव करते थे, तो है ना, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं इनके ऊपर NSA लगाओ। NSA मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि रासुका लगा दो ना, 1980। अब देखिए
तो ये राष्ट्र बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, 1980 में लाया गया था ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए भी कहते हैं, एनएसए है ना, इंग्लिश में एनएसए कहेंगे, है ना, क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, आपको बता दें ये भारत या राज्यों की सुरक्षा के लिए लगाया था। और आपको बता देना कि ये चीज याद रखेंगे दोस्तों, अधिकतम निवारक अवधि दोस्तों, इसमें अधिकतम कितने दिन तक, 12 महीने तक दोस्तों आपको निवारक रख सकते हैं, मतलब कि नजरबंद कर सकते हैं ना, आपको बता दें। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि ये चीजें देखिए, ये क्या होता है, जैसे मान लिया कि कोई ड्यूटी तैनात है ना, कोई ड्यूटी तैनात है दोस्तों, उन पे दोस्तों आप हमला करते तो आपके ऊपर रसूखा लगाई जा सकती है, चाहे वो पुलिस हो गया दोस्तों, ड्यूटी तैनात है, आप पुलिस को मार देते हैं तो आपके ऊपर रसूखा लग सकता है। उसके बाद दोस्तों बताते हैं, एक टाडा आया था, टाडा का फुल फॉर्म क्या होता है ना, आतंकवादी एवं विध्वंस है ना गतिविधियां दोस्तों 1985 में लगा, इसको 1995 में समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके क्या हुआ, अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, 1 साल तक बिना ट्रायल के बंदी बना सकते थे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे दोस्तों इस एक्ट के तहत दोस्तों संजय दत्त पे लगाया गया था ना, टाडा वाला क्या लगाया गया था, संजय दत्त पे लगाया गया, आपको पता होगा संजय दत्त की कहानी, है ना, तो याद रखेंगे संजय दत्त पे ये एक्ट लगाया गया था, इसको 1995 में समाप्त कर दिएगा। एक होता है दोस्तों पोटा, क्या दोस्तों, पोटा एक्ट, जिस आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून दोस्तों 2002, है ना, इसे दोस्तों 2005 में समाप्त कर दिएगा। ठीक है, देखिए कांग्रेस द्वारा इसको समझिएगा, है ना, तो दोस्तों ये चीज समझिएगा कि 2005 में इसको समाप्त कर देगा। देखिए किस पे लगाएगा दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे अफजल गुरु पे, है ना, और दोस्तों रघुराज है ना प्रताप के ऊपर ना, रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर लगाया गया था ना, ये चीजें याद रखेंगे यूपी के। ठीक, तो ये चीजें है ना, समझिएगा। और दोस्तों अगला है गैर कानूनी गतिविधियां जैसे निवारक, है ना, संशोधन अधिनियम 2008, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये कुछ कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में दोस्तों, आर्टिकल 23 और 24 में। देखिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैं आपको एकदम बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 23 क्या कहता है, तो मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पे रोक। समझिएगा कि मानव के दुर्व्यापार मतलब मनुष्यों को दोस्तों बेचना, दुर्व्यापार का होता है दोस्तों बेचना, किसी चीज व्यापार करना। ठीक है, और दोस्तों बालात श्रम मतलब छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों किसी काम में लगा देना, ये क्या होता है, बालात श्रम। ठीक है, तो इन पे दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिकल 23 के ए में 3 चीजें कही गई हैं। ठीक है, 23 के ए में 3 चीजें कही गई हैं। क्या कही गई हैं, पहला कहा गया है बालात श्रम। देखिए बालात श्रम क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। दूसरा है दोस्तों बेगारी, बेगारी क्या होता है दोस्तों कि काम के बदले पैसे न देना। ठीक है, तो तीसरा होता है दोस्तों मानव व्यापार, यानी कि मानव दोस्तों महिलाएं और बच्चे दोनों की खरीद फरोख्त पे रोक लगाना। ये तीनों चीजें बताई गई। देखिए बालाश्रम क्या होता है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। देखिए किसी की इच्छा नहीं दोस्तों, फिर भी आप उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। ठीक है, या किसी को दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, कहीं पे दोस्तों आपने उसको अपने गलत तरीके से दोस्तों उसको पकड़ लिया, उससे काम करवा रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहे घर, है ना, तो ऐसी चीजें आपको देखिए वो चीजों पे रोक लगाया गया, बालात श्रम बोलते हैं। ठीक है, बेगारी क्या होता है कि किसी को आपने गुलाम बना लिया। ठीक है, गुलाम बना लिया, बिना दोस्तों काम करवा रहे हैं उससे, बहुत ज्यादा पैसे उसको बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, बेगारी काम कर, बेगारी में होगा इसका कहते नहीं काम, बेगारी काम कर होगा मतलब बिना पैसे, भैया पैसे मिले आप बेगारी काम मत करिए, मतलब बहुत ही आराम ढंग से दोस्तों आपको पता है कि पैसे बिल्कुल नहीं मिलने हैं, बस आपसे काम करवाया जाएगा, बेगारी का काम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों तीसरा होता है मानव व्यापार। देखिए मानव व्यापार में दोस्तों आपको पता है कि महिलाओं को बेच देते हैं, आपने देखा होगा वैश्यावृत्ति के लिए दोस्तों महिलाओं को बेच जाता है, बच्चों को बेच जाता है, आप कहीं बच्चे को बेच जाता है दोस्तों, आपको पता है कि बच्चों से भीख मंगवाते हैं, गुलाम बना लेते हैं, ठीक है, गलत कार्य करवाते हैं, है ना, तो इन चीजों के लिए दोस्तों मानव व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को दोस्तों इनमें बताया गया कि आर्टिकल 23 में इन सभी के खिलाफ आपको दोस्तों आवाज उठानी, आपको अधिकार प्राप्त है कि इनके खिलाफ आप संविधान मतलब चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 चीजें इसमें बताई गई हैं। दोबारा बालाश्रम मतलब कि इच्छा के विरुद्ध अगर कोई तुमसे काम करवा रहा है, या बेगारी मतलब कि बिना पैसों के काम करवा रहा है, भैया बिना पैसों के आप काम कर रहे हैं दोस्तों, आपको पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ, और दोस्तों मानव व्यापार, मानव व्यापार करा। देखिए मानव व्यापार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किन कारणों के लिए होता है, आपको मैंने बताया पहली चीज तो गुलाम बना लिया जाता है ना, बच्चों को खरीद लिया गया, फिर उनको गुलाम बना लिया गया, उनसे काम करवाया जा रहा है, गलत काम करवाया जा रहा है दोस्तों, नंबर 2 के धंधे करवाए जा रहे हैं ना, आप समझते होंगे। ठीक है, और दोस्तों नौकर बना के रखा है। ठीक है, भीख मंगवाने के लिए आपको पता है बच्चों खरीद देते, भीख मंगवाते हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इसलिए दोस्तों उनसे, और दोस्तों महिलाओं से वैश्यावृत्ति करवाई जाती है, आपको पता है उनसे भी गलत धंधे करवाए जाते हैं। तो इन सबको दोस्तों इन सबके लिए आपको आर्टिकल 23 बताना है। ठीक है, देखिए बालाश्रम का होता है बिना मेहनताने की मजदूरी या फिर असमान वेतन, दोस्तों सभी इसी में आएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, बालाश्रम दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसी में दोस्तों देखिए क्या क्या छुपा हुआ है, इसी में दोस्तों न्यूनतम मजदूरों की कम वेतन ना, आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है इसमें महिला और पुरुष दोनों को बराबर वेतन दिए जाएंगे, वो भी दोस्तों इसी के अंतर्गत ही कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इन सब के लिए बहुत से दोस्तों कानून भी लाए गए, क्या
बहुत से कानून लाए गए, जैसे अनैतिक दुर्व्यापार निवारक अधिनियम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि अनैतिक दुर्व्यापार, ठीक है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में लाया गया दोस्तों। यह कानून जो है वैश्यावृत्ति पर मतलब कि कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसे दोस्तों बालाश्रम के लिए कई सारे कानून लाए गए, जैसे कि है ना बंधुआ मजदूरी व्यवस्था, है ना दोस्तों, आप समझ सकते हैं ना, बॉन्डेड है ना लेबर सिस्टम दोस्तों लाया गया था 1976 में। या फिर दोस्तों आपको पता होगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया भैया, कि अगर आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, न्यूनतम मतलब दोस्तों सरकार फिक्स करती है भैया, इससे कम में कोई भी आपके यहाँ मजदूरी नहीं करेगा। अगर उससे भी कम में आप काम करवा रहे हो जबरदस्ती दोस्तों, तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, अधिकतम 5 साल की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लाया। देखिए इन चीजों को आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, हर एक चीज में लिख कर नहीं बता सकता। ठीक है, तो इन्हीं के लिए दोस्तों हम समान पारिश्रमिक अधिनियम लाएगा। मतलब समान, मतलब कि यार आपको पता है जैसे पुलिस में कोई महिला भर्ती होती है और पुलिस, दोनों को बराबर पैसे मिलते हैं, बराबर सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ज्यादा मिलेगी महिलाओं को कम मिलेगी। ठीक है, मनरेगा में दोस्तों अगर एक लड़की काम करती है एक लड़का काम करता है, दोनों को बराबर सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो उन चीजों के लिए दोस्तों ये सभी चीजें लाई गई हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे समझ पाएंगे आर्टिकल 23 क्या कहता है। तो एक बार दोबारा आपको बता दूं, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि भैया बालाश्रम, बेगारी और दोस्तों मानव व्यापार पे रोक। ठीक है, चलिए और दोस्तों एक चीज समझिएगा, आर्टिकल 23 का 2 क्या कहता है कि यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो वह बालात श्रम के अंतर्गत नहीं आएगी। समझिएगा, मान ले साथियों कि कोई आवश्यक काम है सरकार को, मान ले दोस्तों भारत चीन का युद्ध चल रहा है और दोस्तों कोई रोड बनाना है, वो जरूरी है सेना के लिए, तो दोस्तों सरकार जबरदस्ती काम करवा सकती है बिना किसी दोस्तों मजदूरी के। ठीक है, बिना किसी मजदूरी के, या फिर दोस्तों किसी बच्चे से करवा सकती है, वो भी दोस्तों ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा तो वो इसमें नहीं करेगा ना। मतलब इन पे दोस्तों मतलब देश की चीजों में ना बालाश्रम मतलब आड़े नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं, यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है ना कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है दोस्तों, तो वह बालाश्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, तो ये समझ लीजिएगा, यह अपवाद हो गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आर्टिकल 24, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते दोस्तों। पूछेगा कि कारखानों में बालकों का निवेदन निषेध किसमें बताया? आर्टिकल 24। कितने साल से कम उम्र के बच्चों को? तो 14 वर्ष के। ये 14 बहुत पूछा था ना दोस्तों, तो याद रखेंगे 24 में क्या कहा गया है कि कारखानों में बालक का नियोजन कब का होगा? प्रतिबंधित होगा, निषेध होगा दोस्तों। कारखानों में बालक काम नहीं करेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को फैक्ट्री या खादान एवं अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में नियोजन से रोका जाएगा। यानी कि दोस्तों याद रखना है कि जहां पे दोस्तों थोड़ा संकट वाले काम, जैसे फैक्ट्री हो गया, खादान हो गया, और भी तो ऐसे पर संकट वाले चीजों पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहां नियोजित नहीं किया जाएगा, वहां काम पे नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखिए याद कैसे करेंगे, 24 में क्या है दोस्तों कि 24 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे ना, यानी बच्चों ये ऐसे याद कर सकते, 24 घंटे होता नहीं कि बच्चे काम नहीं करेंगे भैया, उनको काम पे नहीं लगा सकते, ऐसे याद कर लेंगे कि 24 में क्या है, 24 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे, यानी कि बच्चों के कारखानों या फिर अन्य परिसंकटमय स्थानों पे दोस्तों नियोजन से रोक लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। इस आर्टिकल देखते हो बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे आपको पता है बालक नियोजन अधिनियम 1938 में लाया गया है ना, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है ना। इसके अलावा कारखाना अधिनियम 1948 में लाया गया दोस्तों है ना, कारखाना खादान अधिनियम दोस्तों है ना, द माइंस एक्ट 1952 लाया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 लाया गया, और दोस्तों बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 लगाया गया। ठीक है, इसके अलावा बता दें कि इनमें दोस्तों बहुत से एनजीओ भी काम करते हैं। क्या करते हैं? एनजीओ काम करते हैं, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, आपको पता है बचपन बचाओ आंदोलन से दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जुड़े थे, जिनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, याद होगा ना। तो कुछ दोस्तों प्राइवेट एनजीओ हैं जो कि दोस्तों इन पे काम करते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन ना, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके लिए दोस्तों को पता है कि नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को। इसके अलावा दोस्तों एक है क्राई है ना, एक क्राई संगठन है CRY, एक है दोस्तों सेव द चिल्ड्रन। ऐसे बहुत सारे दोस्तों एनजीओ हैं है ना, जो कि दोस्तों बाल मजदूरी को रोकने के लिए काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने भी कई सारे एक्ट्स बनाए हैं जिनसे दोस्तों बाल मजदूरी को रोका जा सके। ठीक है, मतलब बाल जो मजदूर है दोस्तों उनको रोका जा सके, छोटे बच्चों को दोस्तों काम में जाने से रोका जा सके, और वो अपने जिंदगी को बेहतर कर सके, पढ़ाई लिखाई करके दोस्तों उसको बहुत अच्छे से आगे चला सके। ठीक है, चलिए
अब साथियों बात आती चौथे, धर्म की स्वतंत्रता। देखिए धर्म की स्वतंत्रता आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि धर्म की स्वतंत्रता मतलब क्या, जो धर्म है हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जैन है ना, जो भी है दोस्तों, सभी के लिए कुछ स्वतंत्रताएं हैं, कुछ उनके अधिकार हैं। ठीक है, और ये बता दो दोस्तों, ये नागरिक और विदेशी सबको प्राप्त है। ठीक है, चलिए जैसे 25वां दोस्तों, ये नागरिक हो चाहे अपने भारतीय हो चाहे विदेशी, सबको प्राप्त है। देखिए पहले में 25 में क्या कहते हैं, इनको हम सिंपल भाषा में बताएंगे आपको, हम बहुत कठिन तरीके से नहीं, एकदम सिंपल बता देंगे, इसके एग्जांपल बता देंगे, तो वो आप बहुत अच्छे से पहचान सकेंगे। ठीक है, चलिए तो स्वतंत्रता, धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, यानी 3 आर्टिकल इसमें, 25 4 25 26 27 28। ठीक है, तो 25 में क्या है दोस्तों, धर्म का आचरण और प्रचार स्वतंत्रता। देखिए धर्म को आप अबाध रूप से दोस्तों मान सकते, उसका आचरण कर सकते, उसका प्रचार भी कर सकते। देखिए प्रचार कर सकते, धर्म का प्रचार देखते होंगे कि बहुत से लोग है ना ईसाई मिशनरी होते हैं दोस्तों, तो वो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, देखिए आप एक चीज समझिएगा, धर्म का प्रचार कर सकते हैं मगर दोस्तों धर्म बदलवा नहीं सकते। ठीक है, धर्म परिवर्तन नहीं करते। धर्म देखिए, धर्म का प्रचार एक मौलिक अधिकार है मगर धर्म परिवर्तन दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं, वो दोस्तों गुनाह है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि भैया धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं आप, ठीक है, मगर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते किसी से। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो आर्टिकल 25 का कहता है धर्म का आचरण, भाई अपने धर्म का तो आप आचरण कर सकते हैं, है ना, प्रचार कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम क्या करें कि जैसे हम हिंदू हैं दोस्तों, तिलक लगा सकते हैं, कलावा बांध सकते हैं, है ना, तो अपने स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता है। जैसे मुस्लिम भाई हैं तो टोपी लगाएंगे, ठीक है, और सिख भाई हैं तो कृपाण धारण करेंगे, और दोस्तों अगर ईसाई है तो वो जीसस का ऐसे क्रॉस सिंबल धारण कर सकता है। तो इनमें दोस्तों रोक नहीं होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जो सिख भाई लोग होते हैं उनको दोस्तों कृपाण धारण करने, कृपाण क्या होता है दोस्तों, तलवार जैसा होता है ना, कृपाण मतलब तलवार ही होता है। ठीक है, वो लोग दोस्तों छोटा सा कटार जिसको बोलते हैं ना, वो धारण करते हैं, है ना। तो पूछा जाता है ये किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल के तहत इनको ये आज्ञा दी जाती है दोस्तों, आप इसको धारण करके बैंक के अंदर भी चले जाते हैं ना ये लोग दोस्तों, वो आपका आर्टिकल 25 कहता है। बात समझ में आया। तो आपसे पूछेगा जो टोपी आप लगा सकते हैं ना, मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों आप तिलक लगाते हैं, हिंदू लोग कलावा बांधते हैं, वो किस आर्टिकल तहत बांध सकते हैं दोस्तों, इसकी स्वतंत्रता कौन देता है, तो आर्टिकल 25। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला है 26 का, कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक से संबंधित दोस्तों अपने कार्य भी कर सकते हैं आप। ठीक है, धार्मिक में दोस्तों जो आपके प्रयोजनों के संस्थानों में स्थापना या पोषण का, यानी धर्म विषय कार्यों का प्रबंध आप कर सकते हैं, है ना, जंगम में स्थावर इस संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का दोस्तों, ऐसी चीज समझिए। जैसे आप समझते नहीं, जैसे दोस्तों देखते हैं कौन कौन से काम कर, जैसे आपको पता है हिंदू हो दोस्तों तो पूजा करोगे, है ना, और दोस्तों मुस्लिम है नमाज पढ़ेंगे दोस्तों, और आप ईसाई हैं तो प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों पूजा करना, नमाज पढ़ना, है ना, आरती करना, हवन करना, ये सब चीजें किसके तहत स्वतंत्रता है आपको, इनसे कोई आपको रोक नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार किसके तहत, आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, पूजा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, किसमें बताई गई हैं, आर्टिकल 26 में। चलिए अब आर्टिकल 27 क्या कहता है भैया, ये भी तो आप जान लो कि आर्टिकल 27 आखिरकार कहता क्या है। तो किसी धर्म विशेष की अवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी समझिए इसको मैं बताता हूं। मान लिया दोस्तों किसी धर्म की अवृद्धि हो गई, ज्यादा हो गया दोस्तों, है ना, तो ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कर लगाया जाएगा धर्म के आधार पर। जैसे आपको पता पहले जजिया कर मुस्लिम लोग लगाते थे हिंदू के ऊपर ना, जजिया करके भैया आप हिंदू हो ना तो आप जजिया कर दो। ठीक है, ऐसा भैया सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती कि भैया कल को क्या पता कि मुस्लिम का मत कहेंगे भैया आप मुस्लिम हो ना तो आप कर दीजिए, या फिर आप हिंदू हो तो आप कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी धार्मिक कर किसी पर नहीं लगाया जाएगा। हाँ कोई कर लगता है सबके ऊपर लगेगा, यानी किसी विशेष धर्म को टारगेट करके उन पर कर नहीं लगाया जा सकता। यह आपका आर्टिकल 27 कहता है। क्या कहता है आपका आर्टिकल 27 कहता है कि भैया किसी भी प्रकार का किसी विशेष धर्म पर कोई भी कर नहीं लगेगा, तो है ना, किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए किसी धर्म पर कोई भी कर लगाया नहीं जाएगा। ये आपका क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है। देखिए बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे ये सब चीजों को। ठीक है, चलिए अब 28 का कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। समझिएगा ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कहने का मतलब क्या है कि भैया कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान होंगे जिसमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण मैं बताऊं दोस्तों, जैसे कि मदरसा है, क्या है, मदरसा है दोस्तों। मदरसा में दोस्तों वो मुस्लिम के हिसाब से दोस्तों आपको पता है उसमें पढ़ा लिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखते हैं गोपाल सरस्वती दोस्तों, उसमें हिंदू के रीति रिवाज से थोड़ा पढ़ाई होती है। आपने देखा होगा सन पीटर दोस्तों, उसमें ईसाई के हिसाब से कुछ पढ़ाई लिखाई होती है। तो ऐसे इन पर रोक नहीं लगेगी। समझिएगा कब,
समझिएगा दोस्तों कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए, राज्य के द्वारा पूर्णतया संचालित संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली चीज समझिए, अगर राज्य के द्वारा दोस्तों कोई शिक्षा संस्थान चलाया जा रहा है दोस्तों, तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये चीज आपको याद रखना बिल्कुल अच्छे से। किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब कि समझिए, अगर दोस्तों कोई सरकारी है, यानी राज्य दोस्तों राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, या फिर दोस्तों सरकार द्वारा किसी चीज को स्थापित किया गया, तो वहां पे दोस्तों आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे आपको बता दें कि मान लिया हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय है, तो ऐसा नहीं वहां पे कोई हिंदू टीचर भैया हिंदू के हिसाब से दोस्तों पढ़ाए कि भैया आप है ना हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाए, या फिर दोस्तों किसी धर्म को गलत बताए, ऐसा नहीं। समझिएगा, मान ले दोस्तों कोई मुस्लिम प्रिंसिपल बन गया तो मुस्लिम धर्म के बारे में बता रहा है, ईसाई बन गया ईसाई धर्म, बिल्कुल नहीं। अगर कोई राज्य के अधीन दोस्तों कोई स्कूल है, ठीक है, संस्था है दोस्तों, शैक्षिक संस्था, तो उसमें दोस्तों कोई भी दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। धार्मिक प्रकार की किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर दोस्तों वो निजी है या किसी ट्रस्ट द्वारा, मान लिया दोस्तों आप मुस्लिम हैं, है ना, आप मदरसा है दोस्तों, तो मदरसा में दोस्तों शिक्षा आप दे सकते हैं, ठीक है। आप मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम शिक्षा है दोस्तों, है ना, उसको दे सकते हैं। मुस्लिम शिक्षा का दोस्तों उर्दू पढ़ाते हैं, है ना, उर्दू तो एक लैंग्वेज है ना। समझ रहे हैं इन चीजों को कि भैया किसी भी चीज में, है ना, ऐसी चीजें मतलब कि कुछ धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप अपने उससे संबंधित दोस्तों स्कूल या खोल सकते हैं, धर्म से संबंधित ना। समझ रहे, जैसे सन पीटर है, आपने प्राइवेट सन पीटर खोल लिया, ठीक है, और भी दोस्तों, तो वहां पे आप ईसाई के हिसाब से दोस्तों पढ़ा सकते हैं, ईसाई धर्म के हिसाब से उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है ना। तो 28 ये कहता है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से कि भैया हम क्या कर रहे हैं। चलिए एक बार बता दें, देखिए 25, 26, 27, 28 एक बार आपको बता दें 25 में क्या है। आर्टिकल 25 में क्या है दोस्तों कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी धर्म की चीजों को दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, मानने की, आचरण करने की स्वतंत्रता। जैसे आप टोपी लगा सकते हैं, है ना, कलावा बांध सकते हैं, दाढ़ी रखा सकते हैं, कोई दोस्तों सैंबल पहन सकते हैं, या दोस्तों कटार, है ना। तो आपसे पूछेगा, ये पूछा गया कि सिख द्वारा दोस्तों कटार जो होता है या फिर कृपाण धारण करते हैं, किस आर्टिकल तहत दोस्तों 25 तहत। 26 में क्या है, 26 में दोस्तों आप दोस्तों पूजा अर्चना, है ना, ये भी दोस्तों, या फिर नमाज पढ़ सकते हैं, प्रे कर सकते हो, वो सब चीजें। 27 में क्या है, किसी भी दोस्तों अगर धर्म की अवृद्धि होती है दोस्तों, उस पर कोई अलग से टैक्स नहीं लगा, जैसे जजिया कर लगाया था ना 27, है ना। और 28 का कहता है दोस्तों कि आप धार्मिक दोस्तों शिक्षा आप दे सकते हैं ना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में दोस्तों स्वतंत्रता आपको मिलेगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। एक चीज आपको बता दें दोस्तों, एक स्टैनली बनाम मध्य प्रदेश राज्य था दोस्तों, वहां पे कहा गया था कि भैया धर्म का प्रचार एक मौलिक अधिकार है, परंतु धर्म बदलवाना दोस्तों, धर्म बदलवाना दोस्तों, ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों, ये दंडनीय है, ठीक है। तो आप एकदम बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों जो हमारा 5वां अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या दिया है, तो देखिए इसमें संस्कृति, अपनी संस्कृति को बनाए रखने और अपने शिक्षा को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से देखने वाले। आपको बता दें कि आपसे पूछा जा रहा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29, 30, यानी केवल और केवल 2 आर्टिकल में ये छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 29 क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है दोस्तों, वो किस चीज का संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। मान ले दोस्तों कोई मुस्लिम है, ठीक है, तो अपनी लिपि को संजो सकता है, ठीक है, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को। जैसे आप देखते हैं उनकी भाषा दोस्तों उर्दू होती है, अरबी फारसी बोलते हैं, तो मतलब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। तो ये चीजें इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, है ना, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है दोस्तों। आपसे पूछेंगे कि अल्पसंख्यकों का अधिकार किसमें दिया गया दोस्तों, आप बताएंगे 29, 30 में, ठीक है। तो 29 में दोस्तों ज्यादा ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक, ठीक है। चलिए अब 30वां देखते, देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट काम है उसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है 30 नंबर। तो कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि आपको याद रखना है कि इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, समझिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो अपने पसंद की शिक्षा को दोस्तों संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं। यानी कि वो दोस्तों किसी भी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं। जैसे मान ले दोस्तों कोई अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो किसी और भाषा में पढ़ना चाहता है या फिर पढ़ते हैं दोस्तों, वो अपने हिसाब से दोस्तों अपना स्कूल
की स्थापना भी कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अल्पसंख्यक जो है अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो ये चीज आपके इसमें बताया गया। हालांकि दोस्तों इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही आएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों कौन सा आर्टिकल 29, 30 बता दीजिएगा। अब दोस्तों एक आता है आर्टिकल 31। दोस्तों ये आपका कौन सा था, 7वां मौलिक अधिकार दोस्तों, जिसे हमने हटा दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसे हटाया गया। कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बहुत बार पूछा गया। मैं आपको बता दूं कि इसे दोस्तों हटा करके किसके, जनता पार्टी सरकार द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा करके दोस्तों आर्टिकल 300A में रख दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो कभी यह मौलिक अधिकार होता था उसे अब विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार की संज्ञा दे दी गई। दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां से आपके क्वेश्चन कईयों बार आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब साथियों आपके बात आपके लिए लेकर आए हैं हम दोस्तों, ठीक है। अब किस पे बात करेंगे, तो आपका जो छठा और अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको बता दें कि ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं यहां से आपके एग्जाम में हर जगह दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आपका दोस्तों ये केवल एक ही अनुच्छेद में दोस्तों व्यापित है, 32 है ना, आर्टिकल 32। मगर साथ ही 32 कहने के लिए है, आपको बता दें इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, ठीक है। तो इन चीजों पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसके तहत क्या है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, ठीक है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला, यह संविधान का हृदय या फिर आत्मा है, ठीक है। याद रखेंगे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तब आप बताएंगे प्रस्तावना, ठीक है, तब आप बताएंगे प्रस्तावना, ठीक है, या उद्देशिका। अगर पूछेंगे दोस्तों ग्रीनविन ऑस्टिन ने किसको बोला, तब आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। अगर पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा, तब आपको बताना है आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंतर्गत होता क्या है, क्यों दोस्तों इसको आत्मा कहा गया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया दोस्तों आपके जो मौलिक अधिकार ना, अगर इनका हनन होता है, आपसे यह मौलिक अधिकार कोई छीनता है, तो साथियों आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इनको रोकने के लिए दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। क्या 5 प्रकार के रिट जारी करते दोस्तों। आपसे कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया था किस आर्टिकल द्वारा, तो आर्टिकल 32 द्वारा। कितने प्रकार के रिट, तो 5 प्रकार के रिट, ठीक है। याद रखेंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, किस आर्टिकल तहत, आर्टिकल 32 तहत। और दोस्तों आपका जो हाई कोर्ट होता है ना दोस्तों, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, वो दोस्तों 226 के तहत जारी करता है। ये भी याद लेंगे, यहीं पे दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है, क्या रिट जारी करता है, ठीक है। तो 5 रिट कौन कौन से हैं उन पर भी बात करेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए दोस्तों शुरू करते हो, 5 रिट कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि ये 5 रिट है, कौन कौन से हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेरण, ठीक है, क्या है उत्प्रेरण है दोस्तों, और 5वां है आपका अधिकार प्रश्न, ठीक है। ये चीज याद रखें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 आपके रिट है, ठीक है। अब कौन सी रिट कब दायर की जाएगी, किस लिए दायर की जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अमूमन दोस्तों आप क्या करते हैं कि इसे नॉर्मल पढ़ के कि 5 रिट हैं और इनके बारे में आप जानते नहीं हैं, फिर भी आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। उन पर भी हम बात करेंगे कि ये जो 5 रिट है ना, क्यों दायर की जाती है और कब दायर की जाती हैं, तो उन पर बात करेंगे। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या जो रिट जारी होता, मान लिया हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो क्या केवल हम ही जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, समझिए। देखिए जब भी कभी आपका, देखिए जो पीड़ित व्यक्ति होता है जिसके मतलब मौलिक अधिकार का हनन होता है उसको पीड़ित व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। या तो देखिए पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाए सीधा, ठीक है, या फिर दोस्तों उसकी ओर से कोई और चला जाए, है ना, कोई और व्यक्ति भी जा सकता है उसकी ओर से, या फिर दोस्तों कभी कभार सुप्रीम कोर्ट खुद दोस्तों स्वविवेक से यानी अपने हिसाब से सोच कर, जैसे न्यूज़पेपर होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से दोस्तों संज्ञान ले लेती है, ठीक है, खुद से रिट जारी कर देती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे से दोस्तों। या जनहित याचिका, जनहित याचिका जननी किसको बोलते हैं, हमने बताया था कि
जनहित याचिका की जननी किसको बोलते दोस्तों? तो दोस्तों पुष्पा हिंगोरानी को, ठीक है, कपिला पुष्पा हिंगोरानी दोस्तों आपको याद हो रहा है ना, इनको जनहित याचिकाओं की जननी बोलते हैं। और ये जनहित याचिका कहाँ ली गई हैं दोस्तों? ये अमेरिका से ली गई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है, खासकर यूपीएसआई में, ठीक है। दोस्तों जनहित याचिका द्वारा रिट जारी करने की याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों हम देखेंगे टोटल 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये रिट आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया 2022 में भी लेटेस्ट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? हैबिस कॉर्पस, ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि इसका अर्थ होता है कि शरीर को सशरीर, है ना, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का दोस्तों अर्थ क्या होता है? यानी व्यक्ति या शरीर को दोस्तों उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना ना, व्यक्ति को शरीर सहित उपस्थित करना, ठीक है, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कब होता है, देखिए यह किसके किसके खिलाफ होगा? तो दोस्तों किसके किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है ये वाली रिट? तो दोस्तों यह सरकारी व्यक्ति या निजी व्यक्ति दोनों के लिए जारी की जा सकती है। कब जारी होगी? तो याद रखिएगा, जब व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर, ठीक है, मान लो दोस्तों पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई, ठीक है, और आपको पता है कि 24 घंटे के भीतर जो पुलिस होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है, ठीक है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी वह उसको दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते। दोस्तों मान लिया दोस्तों पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई और आपको दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने दोस्तों 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया मेरे साथियों, तो आप का कोई भी संबंधी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा याचिका, ठीक है। तो दोस्तों आप जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का इस्तेमाल करेगा। समझ गए होंगे? या फिर आप समझ सकते हैं कि अवैध हिरासत के खिलाफ दोस्तों, किसी का अवैध तरीके से हिरासत लिया जाता है तब दोस्तों, या कोई व्यक्ति किसी कस्टडी में हो दोस्तों, तब ये वाली, ठीक है, ये वाला दोस्तों जारी किया जा सकता है रिट। तो समझ गए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत न करने पर आप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करेगी। यानी कि अगर आपकी गिरफ्तारी, जैसे आप देखते हैं कि जब फिल्मों में देखते हैं कि जब दोस्तों पुलिस वाला आता है हीरो या फिर गुंडा को गिरफ्तार करने, तो बोलता है जब वो दोस्तों वो वारंट लेके आए हो, है ना। अब दोस्तों देखिए अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले आती है ना किसी भी चीज को, तो आपने फिल्म में देखा होगा कि वो जज के साहब मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती। अगर दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है ना, तो दोस्तों आप जा सकते हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों संभवतः यही रिट जारी करेगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना सुप्रीम कोर्ट, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने। चलिए अब दूसरा है दोस्तों परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या होता है? याद रखेंगे, परमादेश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम आदेश देते हैं, वी कमांड, है ना। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, मैंडमस, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश दोस्तों। अब देखिए हमने देखा था जो पहला वाला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये दोस्तों निजी व्यक्ति और सरकारी दोनों के खिलाफ दोस्तों जारी किया जा सकता था। मगर दोस्तों याद रखेंगे ये केवल और केवल दोस्तों जो आपका परमादेश है ये केवल और केवल सरकारी व्यक्तियों के लिए ही है। किसके लिए? सरकारी व्यक्तियों के लिए ही है मेरे साथियों। कब? देखिए कब दोस्तों, मान ले साथियों, जब, देखिए समझिएगा, ये यूज कब होगा? जब साथियों कोई भी सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ अगर आप जाएंगे, कहां जाएंगे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट संभवतः दोस्तों यही वाला रिट जारी करेगी, परमादेश। समझिएगा, जैसे क्या आप मान ले दोस्तों आप विदेश जाना चाहते हैं, कहां? विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों, और विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? पासपोर्ट। अब देखिए पासपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं सबके सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास पर्याप्त हैं, आप जाते हैं और वो मना कर रहा है बनाने से, ठीक है। तब साथियों आप जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट की शरण में। भैया हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है, हम बाहर घूम सकते हैं विदेश और हमें रोका जा रहा। तो दोस्तों संभवतः सुप्रीम न्यायालय जी यही वाला रिट जारी करेंगे, ठीक है। तो केवल सरकारी लोगों के लिए। कब दोस्तों? समझिएगा, अर्थ क्या होता है परमादेश का? हम आदेश देते हैं और केवल सरकारी व्यक्तियों के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न को जारी किए जाएंगे। किसको किसको जारी किया जाएंगे? ये देखिए, पहला है सार्वजनिक विभाग को, ठीक है, कोई विभाग होगा दोस्तों सार्वजनिक विभाग है उसको,
लोक सेवक है दोस्तों, कोई सरकारी गवर्नमेंट है ना, नौकर है उसको दोस्तों, निगम होगा, कोई भी निगम है दोस्तों, ठीक है, कोई भी निगम है, कारपोरेशन है दोस्तों उसको, या फिर निचला अदालत है, कोई निचली न्यायालय दोस्तों उसको, या फिर अधिकरण को, ठीक है। तो याद रखेंगे कब जारी होता है, जब दोस्तों लोक कर्तव्य कानूनी दायित्व का पालन करने से कोई इनकार करता है दोस्तों, तब ये जारी होता है। कोई सरकारी व्यक्ति अपने काम को करने से इनकार करता है ना, पब्लिक ड्यूटी करने से इनकार करता है दोस्तों, तब उसके खिलाफ दोस्तों परमादेश रिट जारी की जाती है। एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये रिट जो है ना, ये राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, या फिर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। आपको पता है मुख्य न्यायाधीश तो वैसे खुद ही जारी करता है, तो दोस्तों राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध दोस्तों ये जारी नहीं की जा सकती। उदाहरण में बताया कि सभी दस्तावेज होने पर भी अगर पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा दोस्तों, यानी कि आपके विदेश जाने का अधिकार के खिलाफ है ये, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की शरण में, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों संभवतः यही वाला दोस्तों परमादेश वाला रिट जारी कर देगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है अपना। चलिए साथियों, अगला है अधिकार प्रच्छा, है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों क्यो वारंटो, है ना, यानी कि अधिकार प्रत्यय का होता है दोस्तों किस अधिकार से, है ना, इसका अर्थ क्या होता है किस अधिकार से। देखिए इसमें क्या होता है, तो पहले मैं सिंपल भाषा में समझा दूं। इसमें साथियों ये होता है कि मान ले दोस्तों आपको लगता है, आपने दोस्तों यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, समझिएगा, और आपके एक बगल वाले ने भरा, ठीक है, आपने दिन रात पढ़ाई की, आपका मान लिया हो गया या फिर नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, मगर साथियों को बता दें कि आपका जो दोस्त था, ठीक है, उसने दोस्तों पैसे दे करके, रिश्वत दे करके वो क्या होता है एग्जाम क्रैक करता है, ठीक है, पैसे दे करके, है ना, जैसे आपको पता है यूपीएसआई में भी हुआ ना, तो दोस्तों उसके पास उन चीज़ों की योग्यता की कमी थी, ठीक है, फिर भी वो दोस्तों रिश्वत देके उस पद पे क्या हो गया, आसीन हो गया, और आपको पता चल गया, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं दोस्तों अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और जो माननीय न्यायालय जी हैं वो दोस्तों अधिकार प्रत्याशा वाला ही रिट जारी करके दोस्तों उसके खिलाफ जारी करेंगे ना, तो समझ गए होंगे। चलिए अब क्या होता है ये चीज देखते हैं कि किस अर्थ से, इसका अर्थ क्या होता है, अधिकार प्रत्यय का अर्थ क्या होता है किस अधिकार से ना। देखिए यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो, अवैध रूप मतलब कि गलत तरीके से वो चला गया हो ना, तो दोस्तों यह रिट जारी की जाएगी। यह रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती है, ठीक है, मतलब ये भी कहेंगे कि ये केवल सरकारी लोगों के लिए, किसके, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए है जो कि गलत तरीके से जॉब को पा चुके हैं, ठीक है, तो यह निजी व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं होगा, निजी नौकरियों के लिए बिल्कुल नहीं होगा। आपको बता दें उदाहरण के लिए किसी नौकरी, सरकारी नौकरी पर बिना योग्यता के रिश्वत देकर के दोस्तों किसी आसीन व्यक्ति के खिलाफ अधिकार प्रत्याशा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए साथियों अब देखते हैं अगला क्या दोस्तों, अगला क्या है, उत्प्रेषण। क्या है साथियों, उत्प्रेषण मेरे साथियों। देखिए उत्प्रेषण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। उत्प्रेषण का होता है कि मंगा लेना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मंगा लेना, ठीक है। यार कहेंगे सुप्रीम कोर्ट किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकती है, ठीक है, याद रखेंगे। जब कोई दोस्तों समझिएगा, जब कोई न्यायिक कार्यवाहियां हैं पूरी हो जाने के बाद जारी की जाती है, ठीक है, पूरी होने के बाद। अब मान लिया कोई दोस्तों, मान लिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट आप कोई गए थे, हाई कोर्ट आप गए थे, ठीक है, कि हाई कोर्ट में आपका क्या हुआ, कोई चीज सुनवाई हुई, ठीक है, और उसमें कोई कमी आपको लगा, ठीक है, तो आप जाएंगे दोस्तों क्या करने, ठीक है, मान लिया दोस्तों हाई कोर्ट हो गया या फिर अधिकरण छोटे न्यायालय हो गए या कोई न्यायिक कार्यवाही दोस्तों लिप्त है ना, जो संस्थाएं, अन्य संस्थाएं दोस्तों, ठीक है, उनके खिलाफ जारी की जाती हैं। मान लिया साथियों आपका वो केस हो गया कोई चीज, है ना, और उसको पूरा हो गया, ठीक है, आपको गलत तरीके से दोस्तों कोई दोषी सुना दी गई, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये पूरा मतलब हो चुका था, संपूर्ण हो चुका था ये केस, तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण, है ना, उत्प्रेषण वाली दोस्तों, उत्प्रेरण वाली, देखिए ये दोस्तों याद रखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है साथियों ना, उत्प्रेषण, है ना, तो उत्प्रेषण वाला ये जारी करेगा, मतलब कि जब कोई, है ना, कोई निर्णय दोस्तों पूरा हो जाता है, न्यायिक कार्यवाही दोस्तों पूरी जाने के बाद दोस्तों ये रिट जारी की जाती है, तब दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों इस निर्णय को रद्द कर दी जाएगी और इस केस को ऊपर न्याय कोर्ट में मंगवा लिया जाता है, ठीक है, मतलब कि आपको गलत तरीके से कोई चीज सुना दी गई है, मान लो दोस्तों आपको कोई चीज की 5 साल या 10 साल की सजा सुना दी गई है दोस्तों, तो क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खड़खड़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों उत्प्रेषण वाला यही वाला वो जारी करेगी रिट, और जो केस था ना उसको दोस्तों क्या करेगी, अपने पास उठा लेगी, ठीक है, और उस मामले को रद्द कर देगी, 10 साल की सजा रद्द हो जाएगी आपकी, अब दोबारा से यहाँ दोस्तों सुनवाई हो सकती है। तो ये समझ गए होंगे उत्प्रेषण, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं उत्प्रेषण के बाद क्या होता है साथियों, अपना क्या होता है, प्रतिषेध। ये अंतिम है, प्रतिषेध मतलब होता है मना कर देना। क्या होता है मेरे साथियों, मना कर देना साथियों, इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रतिषेध,
प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? मना कर देना। देखिए, उच्चतम न्यायालय किसी न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकती है। आपको बता दें कि मान लें दोस्तों कोई सुनवाई चल रही है, कहां पर चल रही है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय, फिर उससे निचली न्यायपालिकाओं में। ठीक है दोस्तों, अगर वो लगता है कि इसकी जो सुनवाई है ना वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से दोस्तों की जा रही है, या फिर दोस्तों उस न्यायालय क्षेत्र से बाहर का है, तो दोस्तों उस पर यह रिट जारी होती है। ठीक है, यानी कि अगर मामला दोस्तों गलत सुनाया गया है, देखिए जब कोई निचली अदालत दोस्तों फैसला गलत सुनाती है, या फिर अवैध कानून के तहत कोई फैसला सुनाती है, या फिर दोस्तों उसके क्षेत्र से वो बाहर का होता है, तब दोस्तों उसके ऊपर कौन सा प्रतिषेध वाला दोस्तों ये रिट जारी करता है? कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रख लेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए, क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय किसी न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकती है। कौन? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। किसके तहत दोस्तों? आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, सुनवाई से मना कर सकती है जब निचली अदालत या फिर निचली न्यायालय कोई फैसला सुनाती है, यदि उस न्यायालय ने अवैध कानून के तहत दोस्तों फैसला सुनवाई है, तो उस मामले को दोस्तों न्याय क्षेत्र से या फिर दोस्तों न्याय क्षेत्र से अलग है, तो ये रिट जारी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं भैया, और आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपने 32 तक बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से देख लिया है। अब देखिए 33, 34, 35 दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इन पे आपके लिए एक बात कर लेंगे दोस्तों। 33 में क्या है? तो 33 में आप लिख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हो, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 33 में क्या कहा गया है कि दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि सैन्य बलों, देखिए सैन्य बल का होता है हमारे आर्मी के अधिकारी ना, आर्मी। ठीक है, सैन्य बल या फिर अर्धसैनिक बलों से, है ना, बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, जो दोस्तों जो आपके सेना में दोस्तों जवान हैं ना, उनके दोस्तों मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों, उनको हमारी तरफ शायद स्वतंत्रता ना दे, है ना, वो दोस्तों इसके बारे में बताया गया 33 में। ठीक है, और 34 में क्या कहा गया है कि जब किसी क्षेत्र में, समझिए, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होती है, तब दोस्तों उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, निर्बंधन कर दिया जाता है। मतलब जब दोस्तों आपके यहाँ सैन्य शासन लगा होता है, मार्शल लॉ लगे होते हैं दोस्तों, तो वहां के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। वो सैन्य शासन क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, अफसा, है ना, अब क्या होता है? AFSPA, है ना, ये दोस्तों एक कानून होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं एक्ट, है ना, एक्ट नहीं एक्ट, इसको एक्ट कर लेना। ठीक, 1958 वाला। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जैसे जम्मू कश्मीर में कभी लग जाता है ना, और दोस्तों इधर आप पूर्वोत्तर भारत में भी लगे हुए मिलते हैं दोस्तों, वहां पे आपको पता है कि इसके लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, आपके फिर मौलिक अधिकार कुछ उन पे दोस्तों अंकुश लगा दिया जाता है। जैसे दोस्तों आपको पता है इसमें कैसे होगा कि दोस्तों आप कहीं जाएंगे दोस्तों, आपकी तलाशी ली जाएगी, है ना, और दोस्तों कभी कभार क्या होता है, बैरियर लगा देते हैं, आपको आवागमन पे रोक लगा देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ आपके अधिकारों पे अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, और आपको बताते हैं इसका जो मानवाधिकार ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रबल विरोध करते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे 34 में क्या है कि आप कुछ अधिकार को छीना जा सकता है, कहां पे? जहां पे सैन्य शासन लागू होगा। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए, अब सब 35 क्या कहता है कि भाग 3 से संबंधित कोई भी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। यानी मौलिक अधिकार संबंधी कोई भी अगर कानून बनता है तो वो केवल और केवल दोस्तों संसद बना सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता। ठीक है, याद रखेंगे, किसी राज्य के विधानमंडल के पास शक्ति नहीं होगी। तो ये दोस्तों आर्टिकल 35 हो गया। हमने देखा दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक, और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, शायद इस तरीके से आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है ना, उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक दोस्तों वो मौलिक अधिकार जो केवल और केवल दोस्तों भारतीयों को प्राप्त है। किसको? केवल और केवल अपने भारतीयों को दिए गए दोस्तों, बाकी किसी अन्य को नहीं। ठीक है, समझ गए ना, केवल और केवल दोस्तों भारतीयों के दिए गए हैं, बाकी और किसी, मतलब कि अंग्रेजों को नहीं प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों के लिए। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है आर्टिकल 15, ये क्वेश्चन पूछाएंगे कौन सा भारतीयों के लिए प्राप्त है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में क्या है साथियों? आपको पता होगा कि आर्टिकल 15 में कहा गया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, है ना, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 आपने देखा होगा, 16 में क्या है दोस्तों? अवसर की समानता, है ना, अवसर की समानता दोस्तों। उसके अलावा 19 में दोस्तों आपको पता है कि 6 प्रकार के अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों। 29, 30 तो अभी हमने पढ़ाया है कि दोस्तों क्या है? शैक्षिक जो दोस्तों शैक्षिक, है ना, क्या है दोस्तों? शिक्षा संबंधित वाले ना। देखिए, तो ये भी हमने आपको पढ़ाया भी है
क्या पढ़ाया मेरे साथियों कि हमने बताया था संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार दोस्तों, तो 29-30 ये केवल दोस्तों भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। कौन कौन से बचेंगे? 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये जो आपके आर्टिकल है दोस्तों ये सभी को प्राप्त है, चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे वो भारतीय। तो आपको केवल इतने याद रख लेने हैं, बाकी जो बचेंगे वो सबको प्राप्त है। ठीक है, कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल दोस्तों भारतीयों के लिए हैं। तो ये चीज आप बहुत अच्छे समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों, और एक बार आपको बता दें कि जाइए देखी थी तीसरे में दोस्तों हमने, तो साथियों आप सभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर ज्ञान आरबीएल की, वहाँ पर देखिए हमने यूपीएससी की पेड की दोस्तों सारी क्लासेस दी हुई है। इसको एक क्रम में लगा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, जा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके कर लीजिएगा दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत ही जल्द दोस्तों इसकी भी हम क्लासेस लेकर के आने शुरू कर देंगे। इसके अलावा करंट अफेयर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए संविधान क्लासेस हमने पढ़ाई है यूपीएसआई लेवल तक की, तो जा करके इसको देखिएगा। और दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, जैसे प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों ऐसा लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम पे, ठीक है। और ई बुक्स वाले कॉलम पे देखें दोस्तों, ये देखिए हमारी पेड की बैच की दोस्तों पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ बैच है दोस्तों, 111 रुपये मिल जाएगी। जाइए बहुत ही जल्द दोस्तों इसको ले लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों, जा करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल के अलग अलग टॉपिक्स होंगे, ठीक है। जनहित आज का यूपीएसआई के लिए दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें 2017 और 21 के। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे पॉलिटी की भी ई बुक्स मिल जाएगी हमारे इसी ऐप पर यूपीएसआई लेवल की, ठीक है। बहुत सारी देखिए जो भी ई बुक्स है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हैं। स्टैटिक जीके ई बुक ले लीजिए 99 रुपीज़ की, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी के ई बुक सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे इसमें, ठीक है। 99 रुपीज़ पे करके आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।